गर्दन घुमाना पड़ जाती है ना। तो इसलिए भैया इस वाले में ज़्यादा गर्दन घुमाना पड़ेगी। खैर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बात कर ली, बहुत डेप्थ तक बात कर ली है। इसके ऊपर IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही फर्स्ट और सेकंड केस में बता दिया था, तो आई थिंक ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बेटा हम लोगों ने एथलेटिक्स को दौड़ते हुए जरूर देखा होगा रनिंग ट्रैक पर, और आपने वहां पर एक चीज गौर भी करी होगी कि जब इन लोगों को दौड़ाया जाता है ना, तो इन लोगों को एक लाइन पे नहीं खड़ा करा जाता, कोई आगे कोई पीछे कोई आगे, इस तरह से होता है, मतलब है ना, एक यहाँ पर पीछे फिर उसके आगे फिर और आगे फिर और आगे फिर और आगे, इस तरह से वहां पर खड़ा करा जाता है। ये बात आप सब ने देखी होगी, मगर फिनिश लाइन सब लोगों की एक ही जैसे होती है। जैसे हमें मैथ्स ये अलाउ करता है कि हम वेरिएबल चीज को कांस्टेंट मान सकते हैं किसी स्मॉल dt टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल dt टाइम के लिए। मतलब क्या हम बोल रहे, कितना टाइम बोल रहे हैं सर? देखो बेटा dt तो पहले से ही बहुत स्मॉल है, और अब मैं बोल रहा हूँ dt टेंडिंग टू जीरो पे मैं इतना छोटा समय ले रहा हूँ। ये कितना छोटा समय है सर? ऐसा मान लो कि ये 1 सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा है क्या सर ये? तो मैं बोलूँगा बेटा उससे भी कम, ये 1 करोड़वें से भी नीचे है। तो क्या सर जीरो है? नहीं, उससे ऊपर है, जीरो नहीं। मतलब तुम जितना अपनी सोच में सोच सकते हो ना, ये उस नंबर से भी छोटा नंबर है होगा, मगर ये जीरो नहीं होगा, है ना। मैं उतने से छोटे से टाइम के लिए क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं? क्या मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं? सही बात है क्या, है ना। तो बच्चों अब थर्ड वाला अपन लिखिए जल्दी फटाफट। थर्ड वाला केस लिखा मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी के लिए बेटा आपने कभी सर ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी, ठीक है, आपने कभी खेली होगी बचपन में, है ना। फुगड़ी कैसे खेलते हैं? ऐसे करते हैं, और यहाँ पर सामने वाला पर्सन भी इस तरह से खड़ा होता है, और फिर दोनों एक दूसरे में गोल गोल घूमते रहते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी सर यहाँ पर क्या है ऐसा, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि सर फुगड़ी में भी 2 इंसान वहाँ पर गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। चलो सर बहुत बढ़िया सर, हाँ ये बात तो सही है सर, 2 लोग गोल। यहाँ पर 10 सेकंड में कितना घुमा है ये पूछे, कितना घुमा है, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे, तो वो तो जाहिर सी बात है जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करें कि सर वो जितना माइनस, जैसे मान लो ऐसे गोल घूम रहा था पहले, है ना, ऐसे घूम रहा था, फिर वो धीमे धीमे हुआ, जीरो हो गया। अब वापस से गोल घुमा, अब ये क्लॉकवाइज घूमने लगा, और फिर से वापस से 5 पर आ गया। तो इस पूरे दौरान में गोल तो घुमाइए। अब मान लो कि इसको जीरो, अब अगर ये समझ में आता है तो भैया इस क्वेश्चन को उड़ा देना, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 2000 रिवॉल्यूशन में इतना कवर कर रहा है। अब तो समझदार हो यार, है ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसने दिए हैं, एक रिवॉल्यूशन में इतना है, तो 2000 रिवॉल्यूशन में कितना है वो आप देख लेना, उस हिसाब से आपको, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि सर जितने यहाँ पर के जिस तरह के क्वेश्चन बनते थे ना, तो क्या यहाँ पर भी सेम बनेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बनेंगे, है ना। बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, जैसे कैसे बोल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी, और आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि रियल लाइफ से भी रिलेट होंगी। तो आज का लेक्चर बिल्कुल फोकस के साथ स्टार्टिंग से एंड तक देखना, और बढ़िया तरीके से आज नोट्स बनाना, ठीक है, और फिर बताना मुझे कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक। चलिए, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार लेक्चर 1 में जो भी पढ़ाया था जल्दी से शॉर्ट टाइम पे ही आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो सर हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, तो सुनो, हम लोगों ने वहाँ पर कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी। जिस तरह से हमने काइनेमेटिक्स में कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी, काइनेमेटिक्स में कैसे, जैसे पोजीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह से हमने चीज़ें बताई थी। तो हमने बोला था बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर भी चलेगी। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी कहा था कि सर्कुलर मोशन को अगर आसान करना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक मैपिंग रखना कि यहाँ पर सर्कुलर की जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल लीनियर से ली जा रही है, बिल्कुल ठीक है ना। इतनी बात अपने को क्लियर है कि यहाँ पर बिल्कुल सर्कुलर की जो भी चीज़ें हैं वो लीनियर से ली जा रही है, इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने जैसे लीनियर में आपने क्या क्या पढ़ा, वैसे यहाँ पर हम एंगुलर में पढ़ेंगे। कैसे कि सर यहाँ पर पोजीशन तो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वेलोसिटी तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ एक्सेलरेशन तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो और जैसे हम चीज़ें बोलते हैं, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, यहाँ पर बोलेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, डोंट वरी, यहाँ पर बिल्कुल सब चीज़ें एक जैसी ही रहेंगी, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। फिर हमने क्या पढ़ा था, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। और सर्कुलर मोशन की ये जो स्टार्टिंग के 1 2 3 लेक्चर होते हैं ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने स्टार्टिंग के अच्छे से लेक्चर कर लिए तो आपको ना ही कभी
HCA में दिक्कत आएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही कभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिक्कत आएगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखो, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, आज आप सीखना अच्छे से, ठीक है। तो अभी जल्दी से हम रिवाइज कर रहे थे और हम कहाँ तक पहुँचे थे कि हमने बोला था कि ये सब टर्म्स कैसे डिफाइन करी गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था। क्या था वो, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मगर इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने बेटा आपको इसके प्रूफ के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया था आपके सामने, वो पूरा बताया भी था। हालांकि वो कोई बताता नहीं है, मगर हाँ वो एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को पूरी बात क्लियर हुई होगी। सही बात है कि क्यों हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर बोला, और क्यों हमने साथ ही हमने ये भी सीखा कि क्यों हमने इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोला है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि ये वेक्टर को फॉलो कर रहा है और ये वाला वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। क्लियर है अपने को, बहुत बढ़िया। फिर हमने बेटा टर्म पढ़ी थी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी के हमने अंदर देखा कि उसका डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है। तो हमने डायरेक्शन के लिए क्या बोला कि सर पार्टिकल जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इस तरह से। सर देखो हमको ना जो दिखता है वो मोशन दिखता है, हमको ओमेगा थोड़ा नहीं दिखता। हम क्या देखते हैं सर, मोशन। अगर मोशन पार्टिकल इस तरह से कर रहा है ना, इस तरह से कर रहा है, तो बेटा आपको उसमें क्या करना है, कर्ल कर लेना है। और कर्ल कर ले तो आपको दिख गया ओमेगा। आप बना दो ना, इस तरह से घूम रहा है तो इस तरह से आपने बना दिया है ना। आपको मैंने बता रहा था कि भैया ये इस तरह से घूम रहा है, मान लो इस तरह से घूम रहा है पार्टिकल सब जगह, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया इसमें इस तरह से बना दो, तो ये जो होगा इस कर्ल के डायरेक्शन में, अगर आप ये पूरा हाथ कर्ल करोगे तो थंब आपको इसका डायरेक्शन दे देगा, है ना। तो अगर आप बोलेगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ पेज। मैंने आपको जैसे थंब बताया ना, थंब, तो ये आउट ऑफ पेज आया। और अगर क्लॉकवाइज होता तो इनटू द पेज होता। ये मैंने आपको बता रखा था। और कमाल की बात मैंने आपको ये भी बता रखी थी कि भैया यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना थी। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हमने वहाँ पर सर्कुलर मोशन डिफाइन करा था कि कौन सा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, कौन सा सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इसके ऊपर हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी देखे थे, याद है ना। पंखे का घूमना, पंखे का चालू होना, पंखे का एक वेलोसिटी से घूमते रहना, है ना, मैंने आपको बता रखा था। तो चलो ठीक है, अब हम आज के लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सबको सब कहानी पूरी एकदम रिकॉल हो गई होगी। और अब हम लेक्चर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेक्चर 2 मतलब हमारे पास अब हमको स्टार्ट करना था, हमारा एंगुलर वेलोसिटी तक खत्म हो गया था, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, तो जैसे हम वहाँ पर एक्सेलरेशन बोलते थे, क्या बोलते थे एक्सेलरेशन, कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, है ना। और हम क्या लिखेंगे, देखो सर अल्फा उधर लिखा था ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। सही बात है। और डी ओमेगा बाई डी टी लिखा हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और अल्फा एवरेज लिखने के लिए कोई बोल दे तो बोल देना भैया डेल ओमेगा बाई डेल टी, है ना। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है ना, ये हमने लिख दिया। अच्छा दूसरी बात सर, ये तो हो गया हमारे पास अल्फा, ठीक है। तो सर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर क्या करें, तो बेटा ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगा दो भैया, सीधी सीधी बात है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा दो भैया, है ना, सब बातें। सर वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर लगा दिया। पर सर खास बात यहाँ पर, सर वेक्टर तो ठीक, मैग्नीट्यूड भी ठीक है सर, मगर सर डायरेक्शन कैसे निकालना है इसकी। ओमेगा का तो सर समझ में आ गया, ओमेगा तो सर मोशन से समझ में आ जाता है हमें, मगर इसका कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। तो ध्यान से समझो, देखो आप लोगों को मोशन दिखता है, मैंने आपको ये बताया था, आप लोगों को दिखता क्या है, सिर्फ मोशन, है ना। तो कोई भी पार्टिकल, अगर वेलोसिटी की बात करूँ मैं, कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है ना, तो आप वेलोसिटी देख के बता सकते हो कि वो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, इस तरह से। तो आप एक्सेलरेशन कैसे देखते थे यार, सोचो, आप काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन कैसे देखते थे। तो आपको याद हो तो हम बोलते थे कि यार स्पीड बढ़ रही है ना अगर, तो वो एक्सेलरेट है, और अगर स्पीड घट रही है तो वो रिटार्ड है। हम इस तरह से पढ़ते थे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम लीनियर में क्या पढ़ते थे कि सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हुई ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी सर, सीधी सीधी बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। अच्छा सर, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी घट रही है। या हम उल्टा बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी घट रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, या ऑप्टिक्स एंगल पर होंगे, है ना। स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, स्पीड घटी तो रिटार्डेशन, है ना। अब एक और जो खास बात बता रखी थी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी, यहाँ पर सब में मैं स्पीड ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पीड अप, स्पीड डाउन और स्पीड कांस्टेंट,
इस तरह से। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है ना। कैसे डिफाइन होगा देखो, अगर हम बात करें, है ना, अगर तुम्हारे पास ओमेगा इधर है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ओमेगा इधर है ना, और अल्फा भी इधर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तुम देखो कि ओमेगा तुम्हारे पास बढ़ेगा, है ना, और अगर अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ओमेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी बात है। आपको बात समझ में आ रही है कि ये वाली दोनों की? देखो, अगर तुम्हारे पास एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप समझ जाना कि अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में है। मतलब कैसा कि अगर ओमेगा आपकी तरफ है तो अल्फा भी आपकी तरफ होगा। अगर उसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ओमेगा के डायरेक्शन में ही अल्फा का डायरेक्शन होगा। सीधी सीधी बात है, बहुत आसान है। और अगर ओमेगा घट रहा है, मतलब वो रुक रहा है, वो पहिया रुक रहा है अगर चलने से, तो समझ जाओ कि ओमेगा का डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट में अल्फा का डायरेक्शन है ना। जैसे ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ है सर, यहाँ है सर, बाहर, तो अल्फा वाला कहाँ हो जाएगा सर, अल्फा वाला अंदर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर वो डाउन हो रहा है तो, एंगुलर वेलोसिटी डाउन हो रही है तो। ठीक, बहुत बढ़िया सर। अब ये वाला जो कैसे वो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अलग है कि ओमेगा तो आपका इधर ही लिया अपन ने, है ना, ओमेगा तो बेटा अपन ने इधर ही ले लिया, मगर अल्फा परपेंडिकुलर, मतलब जैसे कैसे इस वाले में, तो अल्फा कुछ इस तरह से होगा। अगर ओमेगा कैसा है, ओमेगा सर बाहर की तरफ, और अल्फा कहाँ है सर, इधर, तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है तो ओमेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये रोटेशन में ही समझा पाऊंगा बेटा मैं आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टार मार दो, ये रोटेशन में समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, आप चाहे जितने भी अच्छे बच्चे हों, मगर यहाँ नहीं समझा पाऊंगा मैं। इसकी फील जो दिलाऊंगा ना, असली एकदम बढ़िया वाली फीलिंग, वो आएगी आपको रोटेशन के अंदर। बट अभी आप इस तरह से समझ लो, जिस तरह से हमने लीनियर मोशन को डिफाइन करा था, उसी तरह से हमको यहाँ पर एंगुलर मोशन को भी डिफाइन कर लेना है। बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी बताओ, आ रही बात समझ में? बड़े आगे अपन, है ना। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ क्या बात कर लें कि सर यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, तो एसआई यूनिट बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, यहाँ पर हम और भी चीज़ें देखें तो सर अल्फा को आपने लिखा डी ओमेगा बाई डी टी, बिल्कुल सही बात है सर। तो अब क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, याद करो, क्योंकि ओमेगा मेरे पास डी थीटा बाई डी टी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ। और ख़ास बात, इसी चीज़ को मैं याद करो, एक्सेलरेशन को हम लिखते थे वी डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी मतलब ओमेगा, डी वी मतलब डी ओमेगा, बाई डी एक्स मतलब डी थीटा, ये लो भैया। तो इस तरह से भी अपने पास रिलेशन बन सकता है सीधे सीधे। तो याद अब समझ में आया ना यार, कि बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से वहाँ पर लीनियर में चल रहा था, सिंपल। तो जल्दी से आप इसको छापो और अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन पढ़ते हैं इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें कैसे होगी, अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन की जनरल इक्वेशन होगी ये। अच्छा, काम करते हैं ना, हम लीनियर इक्वेशन को भी यहाँ पर आपको साथ में लेके चला देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर लीनियर वाला पार्ट हो जाएगा अपना, है ना, लीनियर वाला पार्ट, और ये वाला हो जाएगा सर्कुलर वाला पार्ट, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो देखो, सबसे पहली बात, हम पहले लीनियर को देख लेते हैं। देखो, लीनियर में हम लोगों ने, एक बात बताओ, लीनियर में हम लोगों ने जैसे वेलोसिटी पढ़ी, तो भैया वेलोसिटी हमने क्या बोली, डी एक्स बाई डी टी, याद है ना, वेलोसिटी हो गई डी एक्स बाई डी टी। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था सर, तो एक्सेलरेशन सर हमने पढ़ा था डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। और इसी तरह से हमने एक्सेलरेशन को भी यहाँ पर हमने बोला था कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। और एक लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, वी डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से हमने आपको चीज़ें बता रखी थी। तो यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसी तरह से ये चीज़ें बन जाएंगी। कैसे बनेगी, देखो जरा आराम से देखो। वहाँ पर वेलोसिटी का बोला था हमने, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी थीटा बाई डी टी, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, कितना आसान है ना, बिल्कुल सेम है। अच्छा, एक्सेलरेशन, तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, सही बात है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है सर, डी ओमेगा बाई डी टी, या हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, या हम लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, मतलब ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एस, मतलब डी थीटा,
है ना। तो इस तरह से हम सब चीज़ों को लिख सकते हैं, बिल्कुल लीनियर जैसा काम करते भाई साहब, बिल्कुल लीनियर जैसा। अच्छा, अब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे पढ़ी थी, सोचो। अब हमने ये बोला था कि अगर एक्सेलरेशन भाई साहब कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर सर अल्फा कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट बोल दिया हमने। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हमने तीन चार चीज़ें पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी बेटा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, याद है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बहुत बढ़िया सर। फिर एक पढ़ी थी हमने वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as, ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। और लास्ट में हमने पढ़ा था एक एसेंथ वाली इक्वेशन है ना, तो एस एन इजिकल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, याद है क्या, सारी कहानी याद है कि ये हमने पूरा पढ़ा हुआ था, है ना। अच्छा, अब यही चीज़ पूरी यहाँ पर बनेगी, यही चीज़ पूरी यहाँ पर बनेगी, तो कैसे बनेगी, चलो देखते हैं। और आप लोग खुद बोलना है, मेरे साथ बोलना है ना, मजा आ जाएगा, एकदम फील आएगा आप लोगों को, बढ़िया वाली, ठीक है भाई साहब, चुप नहीं रहना है, मेरे साथ बोलना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, पहली इक्वेशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो सर ओमेगा फाइनल इजिकल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, सही बात है ना सर। वी स्क्वेयर एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वेयर, एस मतलब सर थीटा, एस इजिकल टू यू टी सर ओमेगा नोड टी, या एक काम करेगा हम इसको बोले कि ऐसा कि ये ओमेगा नोड इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लो देखो बन गया बेटा, मैं बोल तो वही लीनियर वाली रहा हूँ, देखो एंगुलर की बन गई, कितना सिंपल है यार, कितना ज़्यादा सिंपल है सर। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, सर वी स्क्वेयर, एक मिनट सर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, है ना, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as, 2a मतलब अल्फा, s मतलब थीटा, ये लो भैया बन गया सीधे सीधे। और आगे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, एसेंथ, तो एसेंथ मतलब थीटा nth, मतलब nth सेकेंड में कितना थीटा घूम लिया वो होगा ये। तो एस एन इजिकल टू यू प्लस मतलब ओमेगा नोड प्लस यू प्लस ए बाई टू मतलब अल्फा बाई टू, यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये लो भैया पूरा सेम टू सेम बन गया। देखो एकदम देख लो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, और आसान भी हो गया, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गई होंगी सारी चीज़ें, है ना। अच्छा, अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो बिल्कुल आपको, आप बोलोगे सर मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि सर जितने यहाँ पर के जिस तरह के क्वेश्चन बनते थे ना, तो क्या यहाँ पर भी सेम बनेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम बनेंगे, है ना। बस बोलने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, जैसे कैसे बोलेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे दिया करते थे कि भैया कोई पार्टिकल है जिसने स्टार्टिंग u इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड से करी, समझना, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, उसका एक्सेलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, है ना, और बोला कि बताओ 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो आप क्या लगा दोगे सर, u दिया है, a दिया है, अब सर 10 सेकंड बाद बतानी है, तो सर v इजिकल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा, सीधी सीधी बात है। मैं बोलूँगा बेटा 10 सेकंड में कितना चल लिया, तो बोल देना सर s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर लगा दो। मैं बोलूँगा भैया बताओ 10वें सेकंड में कितना चला, 8वें सेकंड में कितना चला, तो मैं बोलूँगा nth वाले लगाओ, सही बात है ना। तो इसी तरह से पूरा काम चलेगा यार, इसी तरह से काम चलेगा पूरा बढ़िया तरीके से। तो जिस तरह से यहाँ पर बोला अभी ये सब, अच्छा इसको यहाँ पर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इनिशियली एक डिस्क घूम रही थी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से, इनिशियली डिस्क घूम रही थी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से, और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। अब हमने बोला बताओ 10 सेकंड बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वही ओमेगा फाइनल इजिकल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, सीधी सीधी इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अच्छा मैंने बोला 10वें सेकंड में कितना चलेगा, 10वें सेकंड में कितना चलेगा, तो बोलेंगे एसेंथ वाला फॉर्मूला, मतलब थीटा इन इजिकल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा बाई टू 2n माइनस 1, सीधी बात है ना। ये तो तुम तो यार ये याद रखो यार, ये तो 2 मिनट में बन जाता है, मैं तो बोलूँगा ये याद रखो, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ छोटी मोटी, जैसे कि टाइम पीरियड हो गया और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से थोड़ा सा उसको रिलेट कर देते हैं आपके लिए, है ना। तो बच्चों अब ना जल्दी से हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी की, है ना, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी की। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना, देखो टाइम पीरियड इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कभी भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं ना, तो एक फिक्स समय के बाद वो सर्कल में जो पार्टिकल है वो अपने मोशन को रिपीट करने लगता है। जैसे मान लो वो टॉप मोस्ट पॉइंट से शुरू हुआ, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर ये घूम के यहाँ पर आ गया, तो इसको अपन बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब इसका ये पूरा पीरियड है एक,
ठीक है। इसके बाद वो अपने मोशन को रिपीट करते जाएगा। जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा ना कि हमारा ये लेक्चर इतने पीरियड, मतलब इतने पीरियड हो गए, दूसरा पीरियड, थर्ड पीरियड, तो वो पीरियड क्या है, मतलब वो टाइम सेम है उनके, सही बात है ना, टाइम सेम है। वैसे ही यहाँ पर भी है, जब हम रिपीटेशन देखते हैं ना तो हम इसमें टाइम पीरियड निकाला करते हैं हर बार, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो टाइम पीरियड का आपको मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो टाइम पीरियड को हम लोगों ने क्या बोला है, देखो ध्यान से, हमने बोला है 2π/ω। क्या बोला बच्चे इसको, 2π/ω, ये ध्यान रखना। टाइम पीरियड होता है अपने पास 2π/ω। सर कहाँ से निकाला, तो बेटा बड़ा सिंपल है, आपको पता है क्या, ओमेगा इजिकल टू होता है dθ/dt। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ θ/t, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, बस इतना बताओ, लिख सकता हूँ क्या ये, है ना। तो बस टाइम को इधर ले आओ, ओमेगा को नीचे ले जाओ, तो बोलोगे सर θ/ω हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब थीटा क्या लिखना, पूरे गोल घूमने के लिए थीटा कितना, 2π, तो आंसर बन गया तुम्हारे पास 2π/ω। सिंपल है भैया, है ना। अच्छा ये तो हो गया भैया आपका टाइम पीरियड, है ना, ये तो हो गया टाइम पीरियड 2π/ω, ठीक है। अच्छा यही चीज़ ना टाइम पीरियड वैसे आपको दो तरीके से मिलती है, एक तो मिल गई 2π/ω और एक बार मिल जाती है 2πr टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इस तरह से भी मिल जाता है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि ओमेगा इजिकल टू v/r आ रहा है। खैर वैसे मैं इसको मैं आपको आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताने ही वाला हूँ, तो अभी तो बस समझ लो कि हाँ सर इन दो को कंपेयर करने पे ये भी दिख रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को अभी कंपेयर करने पे, ठीक है, बड़ा आसान है। हाँ चलो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो सर ये तो हो गया अपने पास टाइम पीरियड के बारे में, ये सब हो गया टाइम पीरियड के बारे में। सर अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो देखो सुनो बेटा, फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि उसने रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब आप ऐसे समझो 1 टाइम, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इस तरह से बोलो, है ना। तो भैया यहाँ पर मतलब वो रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में कितना ले लेता है, समझ में आ रहा है क्या, 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, वो रिपीटेशन कब स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में कितनी बार घूम लेता है, कितनी बार घूम लेता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। मान लो वो 100 बार घूमता है तो 100 फ्रिक्वेंसी उसकी, 100 फ्रिक्वेंसी, है ना। 10 बार घूमता है तो 10 फ्रिक्वेंसी होगी, सही बात है क्या, इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात करी है। अब जल्दी से मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से इज्जत से रिलेट कर देता हूँ, जिससे आपको पल्ले पड़ जाए कि ओमेगा इजिकल टू सर हम लिख सकते हैं 2π/t या लिख सकते हैं 2πf, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, है ना। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, ओमेगा इजिकल टू 2π/t, सही बात है, ओमेगा इजिकल टू 2π/t और 1/t को हम f लिख सकते हैं, सीधी बात है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अब तक। अब छोटी सी बात यहाँ पर और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना आपको ओमेगा को लेकर दिक्कत होगी, वहाँ पर वेलोसिटी में आप लोगों को क्या दिक्कत आती थी मेनली, कि यार वेलोसिटी में ना आप लोगों के पास कई बार मीटर पर सेकंड में मिलता था, कई बार आप लोगों को वेलोसिटी किलोमीटर आवर में मिलता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी मिल जाएगा कि ओमेगा आपको अगर रिवॉल्यूशन रेडियन पर सेकंड मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा का जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है ना। मगर कभी कभी वो आरपीएम में देता है, आरपीएम का मतलब क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना, पहले भी बता रखा है मैंने, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, वो ये देता है कई बार, जिसको मतलब नहीं पता वो देख ले यहाँ पर से आरपीएम। तो बेटा अपने को आरपीएम को कन्वर्ट करना होगा किसमें, रेडियन पर सेकंड में, है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा याद करो, हम वहाँ पर किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते थे, तो हम बोलते थे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर भी करना, देखो मैं आपको ये पहले भी बता रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवॉल्यूशन पर मिनट है बेटा ये, है ना। तो अगर मान लो कि 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको दिया है आरपीएम, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सर रिवॉल्यूशन मतलब 2π, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2π रेडियन, तो सर 2π रेडियन हो गया, ठीक है। अब सर मिनट को डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सर हो जाएगा 60 सेकंड, मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि π/30 रेडियन पर सेकंड। तो आपको मतलब समझ में आ गया क्या, बड़ा आसान था, क्या है, कभी भी आरपीएम में दे दे, कभी भी आरपीएम में दे दे, तो आप बस π/30 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर रेडियन में निकल जाएगा, रेडियन पर सेकंड में। रटना हो तो रट लो, नहीं रटना तो मत रटो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर से, कुछ भी याद रटना वटना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। अगर ये मिल जाए तो भैया इस तरह से आप सोल्व कर देना, सीधी बात, क्लियर है। चलो तो अब जल्दी से हम इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हमने सारी एंगुलर चीजें पढ़ ली है दोस्तों, भूलना मत, हमने एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा और अल्फा सब पढ़ लिया है विथ डायरेक्शन, और लास्ट में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ लिया है। अब अपन बेटा बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो लिखो बेटा क्वेश्चन शुरू करो। चलिए दोस्तों, तो अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, इन सब के आपको इन सब की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो जल्दी से आप ट्राई करो, फटाफट इसके आंसर्स लिखो, 6 की 6, और
सभी आपके आंसर सही जाना चाहिए, ये बात ध्यान रहे, है ना। ये बहुत रद्दी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, बस ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दी से आप इसको फटाफट लिखो, लिखो, स्क्रीन पॉज करो और करना शुरू हो जाओ, और अब उसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको बताना है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हेड ऑफ द वॉच। बेटा घड़ी के अगर सेकंड हेड की बात करें तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर? तो सर वो ओमेगा होता है हमारे पास 2π/t, टोटल जो होता है वो 2π/t है। तो सर 2π का जो रिवोल्यूशन है, मतलब पूरा 2π का जो एंगल है सर, वो टाइम कितना लगाता है कवर करने में? 60 सेकेंड सर। तो आपका आंसर आ जाएगा सर π/30 सेकेंड। तो ये आपका आंसर होगा सर, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर मिनट का क्या बोलें, तो बोलना सर 2π को, वो 2π को कितनी देर में कवर करता है, तो बोलना भैया अपने पास 60 मिनट में, 1 घंटे में मिनट हैंड घूम जाता है पूरा की पूरा। सही बात है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखें, 60 मिनट, तो 60 मिनट है तो उसको कवर करना, वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चे। तो आप लोग 60 × 60 लिखोगे फिर, सही बात है क्या? तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा ये भी, है ना, ये भी रेडियन पर सेकंड में है, रेडियन पर सेकंड, है ना, और ये भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ आर एंड का, तो इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कितनी देर में गोल घूम जाता है पूरा की पूरा, जल्दी सोच के बताओ फटाफट। 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, ये 12 घंटे में घूमता है। अरे भाई 24 घंटे में थोड़ा नहीं घूमता, 24 घंटे में तो अर्थ घूमती है ना। अरे यार, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स पोलर एक्सिस पूछता, मतलब जो कि हमने नीचे पूछा है, ठीक है, तो बेटा उसके इसमें केस में आपके पास 24 घंटे होंगे कि 24 घंटे में वो पूरी घूमती है। मतलब घड़ी का काटा तो वहाँ 12 घंटे में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कि सर 2π/t, तो सर 12 घंटे इंटू इतना मिनट, अब ये हो गया कन्वर्ट सेकंड में। सिंपल सी बात है, खत्म, है ना। अच्छा अगर इसके लिए पूछता तो पोलर एक्सिस के लिए तो क्या बोलते थे सर 2π/, सर वो होता 24 आर, अब इंटू 60 से करा तो ये मिनट में हो गया, और इंटू 60 कर दिया तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सीधी सीधी बात है ना। अच्छा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो कैसे निकालोगे सर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन? तो सर हमारा जो अर्थ है ना सन के अराउंड कितनी देर में घूम लेता है, तो बोलना 365 दिन। बहुत बढ़िया सर, तो ओमेगा अपना निकल जाएगा सर, बहुत बहुत आसान है सर। कैसे निकलेगा सर, अर्थ कितने दिन में घूमता है, तो 365 दिन, तो 365 ये दिन में हुआ आंसर, है ना। तो बेटा अब एक दिन में 24 घंटे, तो 24 घंटे, तो ये अपने आर में हो गया आंसर। 60 मिनट, तो मिनट में आंसर हो गया, और इंटू 60 सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ गया रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा अगर कोई पूछे कि अर्थ कितना, अर्थ का रोटेशन करने का जो ओमेगा है वो कितना है, तो बोलना ये रहा आपके सामने, है ना। इस तरह से ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और खुद के अबाउट की एक्सिस के अबाउट घूमने का ये रहा आपके पास ओमेगा। ये दोनों में कभी भी पूछ लेता है ना, आपको पता होना चाहिए किस तरह से निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान काम है। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब तो ये तो केमिस्ट्री है, ये तो केमिस्ट्री सीधी सीधी। तो बेटा फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, है ना, एक बात बताओ, जैसे कि बोहर ऑर्बिट मतलब क्या, ऐसे एक सर्कल बन गया, है ना, बीच में उसके पास न्यूक्लियस हो जाएगा, तो बेटा उसके ये चक्कर काट रहा होगा, साफ बात है, चक्कर काट रहा होगा, है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो उसका ओमेगा बताना है अपने को कि ओमेगा क्या होगा उसका, है ना। तो कैसे निकालें, तो भैया हम बोलेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू सर या तो 2π/t कर दो, और टाइम पता हो। अब टाइम तो पता नहीं, मुझे पता है आप लोगों को टाइम नहीं पता है, अगर टाइम पता हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे सर 2πr/v, 2πr/v करोगे फिर, सही बात है। तो भैया 2πr/v, ओके। तो भैया अब क्या करें, तो भैया रेडियस की और वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो, ये तो आपको पढ़ाई होगी ना। तो भैया ये हो जाएगा 2πr। अब बेटा r की वैल्यू क्या होती है, ये r की वैल्यू क्या लिखोगे, तो ये होती है शायद मेरे ख्याल से 0.53, है ना, 0.53 एंगस्ट्रम के करीब होती है आई थिंक। और वेलोसिटी भी डाल देना जो भी इसकी होती है 2.19 × 10⁻⁶ जो भी 10⁻⁶ के करीब जो भी होती है, अब लिख देना, है ना। एक्चुअली हमें एकदम उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं पता, मगर शायद कुछ इसी तरह से होती हैं जो मैंने अभी भी आपको कही है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है बच्चे, जल्दी से आप इसमें वैल्यू डालना, आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, कितना आसान था, है ना। हमने इसका ओमेगा भी निकाल लिया, है ना। आर की वैल्यू डाल देना और वेलोसिटी की वैल्यू डाल देना, आपका काम खत्म। ठीक है, ये अपने पास 0.529 कुछ कर होता है, मतलब या फिर हम बोले 0.53 एंगस्ट्रम में, है ना। और यहाँ पर तुम इसकी वेलोसिटी डाल दोगे 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ होती है, तो यहाँ पर डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना आपका आंसर, ठीक है। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने आंसर सही थे 6 में से, ठीक है। जल्दी से रुको, अब यहाँ पर कमेंट करो और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक आध और करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जो मैंने दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है।
तो आपको ये पूरा होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पॉज कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। और इस क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन दिए रखे हैं मैंने आपको, ये तीनों को आपको होमवर्क में करना है और इसके सही आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। ये बात ध्यान रखना, कमेंट करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। सही आंसर कमेंट करना, जितने भी जो भी आप सोल्व करो बढ़िया तरीके से सोल्व करो आराम से आप, और इसके बिल्कुल सही आंसर देना हमको, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ये आपको खुद को करना होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हील कवर्स अ डिस्टेंस दिस। उसने बोला कि एक व्हील है, पहिया है, जो कि 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है 2000 रिवॉल्यूशन में। अच्छा एक बात बताऊं, ये एक मैं हिंट दे रहा हूँ ना इसकी। जैसे आपको ये बात पता है ना, जैसे कि एक पहिया ऐसा है मान लो, है ना, और अगर ये गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा तो आपको ये पता है ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर मैंने ऐसे मान लो मैंने पूरे में एक धागा बांध दिया, सही बात है, और मैंने इसको रोटेट करके आगे एक चक्कर घुमा दिया, तो क्या ये धागा जो मैंने बांधा है अभी अभी, क्या वो धागा खुल जाएगा और ये सर्कल कुछ इस तरह से आ जाएगा वापस से, है ना, अपना इस तरह से वापस सर्कल बन जाएगा, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन इसे करते हुए आ गया और यहाँ पर धागा पूरा खुल गया। तो मुझे बता सकते हो कि धागे का ये जो डिस्टेंस होगा, वो जो लेंथ होगा वो कितना होगा? तुम बोलोगे सर 2πr, जो उसका सर्कमफेरेंस होगा, है ना। अब अगर ये समझ में आता है तो भैया इस क्वेश्चन को उड़ा देना, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला है कि 2000 रिवॉल्यूशन में इतना कवर कर रहे हैं। तब तो समझदार हो यार, है ना, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उसने दिए हैं, एक रिवॉल्यूशन में इतना है, तो 2000 रिवॉल्यूशन में कितना है वो आप देख लेना, उस हिसाब से आपको आर मिल जाएगा और डायमीटर आप निकालोगे इजीली, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो एक तो इसका आप सॉल्यूशन निकालना, आंसर निकालना, ठीक है। आपको बेटा कितना आंसर लिखना है सुनो, एक तो आंसर हो गया इसका, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको पहले एक बार एग्जांपल के तौर पे समझाया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। और ये फिर 4th वाले को ध्यान से देख लेना कि 4थे सेकंड से 8वें सेकंड के बीच में कितना एंगल कवर कर लिया होगा, वो आपको बताना है, ठीक है ना। आप चाहो तो रेडियन में भी बोल सकते हो और रिवॉल्यूशन में भी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना, आप यहाँ पर बता सकते हो, मगर वो यूनिट जरूर लिख देना, अदरवाइज वो फिर गलत माना जाएगा, है ना। चलिए, तो भैया आपको इसमें यहाँ पर 4 चीज़ फाइंड करना है। तो देखो 1, 4, ये 5 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो 7। बेटा 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन, सातों के सातों को आप एकदम लाइन से लिखना और अपना आंसर देना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद इस पर एक आध क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, मतलब, है ना। उसके बाद फिर अपन बहुत ही मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं आप, ठीक है। देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, है ना। सुनो, एक क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो कि एक व्हील है जो कि यहाँ पर 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। इनिशियली 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। अब आफ्टर 10 सेकेंड वो फिर से 5 रेडियन पर सेकंड से घूमने लगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर क्या फिर तो कुछ बदलाव नहीं हुआ? नहीं बच्चों, बदलाव हुआ है। एक बार आप देखो तो सही, है ना, एक बार देखो, आप ध्यान से देखो। पहले वो इस तरह से 5 घूम रहा था, 10 सेकंड बाद वो इस तरह से 5 घूम रहे हैं। अच्छा क्या हुआ होगा इसके बीच में, बताओ इस दौरान क्या हुआ होगा? ये पहले इस तरह से घूम रहा था, अब वो इस तरह से घूम रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि एक पार्टिकल ना आगे जा रहा है वो, और कुछ समय बाद वो वापस से इसी जगह पर पीछे आने लगे। ये तो वैसे ही हो गया कुछ, सही बात है ना, ये तो कुछ वैसे ही लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं रिटार्डेशन होगा इसमें, और उस रिटार्डेशन ने पहले तो इसको 0 करा होगा और फिर उसको एक्सेलरेट करा के इस 5 रेडियन पर सेकंड तक पहुंचा दिया होगा, सीधी बात है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका, बताओ उस रिटार्डेशन या अल्फा की वैल्यू क्या होगी, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू। सेकंड, बताओ ओमेगा एट 2 सेकंड पर क्या होगा। थर्ड, बताओ ओमेगा, हो गया ये वाला, तो बताओ टाइम क्या होगा जब ये व्हील रेस्ट पर आएगी मोमेंटली, ठीक है, मोमेंटली रेस्ट पर आएगी तब। 4th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, बताओ कि थीटा 10 सेकंड में कितना चल लिया होगा, 10 सेकंड में वो कितना उसने एंगल घूम लिया होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, फटाफट सोल्व करो और अब उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है बच्चे,
पहली बात ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा इस तरफ होगा, है ना, ये तो बात समझ में आ ही रही है ना, पूरे दौरान अल्फा इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही, है ना। अब यहां पर आपको क्या बताना है, सुनो ध्यान से। यहां पर अच्छा एक और बात मुझे आपको बतानी है, जो इससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके पहले जो मैंने आपको कराया था ना ओमेगा, बहुत सारे बताए थे 6 क्वेश्चन के, तो उसमें जैसे मैंने आपको अर्थ अराउंड द सन घूमना बताया था, तो मैंने बोला था कि इसमें भैया 2π/t होगा, सिंपल सी बात है। तो यार इतना ध्यान रखना कि जैसे अभी मैंने सर्कल माना है, वैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ना, पर हम उतना ज़्यादा मैथ्स नहीं जा रहे, उतना ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन में नहीं जा रहे अभी, है ना, क्योंकि वो सब ग्रेविटेशन में आने वाला है ना। वो आपको पूरा बताएंगे, केपलर्स लॉ क्या है, ये सब चीज़ें बताएंगे, मगर अभी आपको ये लेके चलना है कि भैया वो सर्कल था, ठीक है। जस्ट अभी याद आया तो मैंने बोला कि आपको बता दूँ, ठीक है ना। हमने वहाँ पर क्या, अरे समझे कि नहीं, हमने अर्थ ने जो सन के अबाउट रिवॉल्व करा वो हमने किस तरह से ले लिया, सर्कुलर, तभी हमने 2π/t लिखा है। अब हकीकत में तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, तो उसमें कुछ और चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए कैलकुलेशन के पर्पस अपन ने उसको सर्कल मान लिया है बस, ठीक है ना। अदरवाइज अपन आगे जाकर केपलर में सीखेंगे वो सब चीज़ें, है ना, ग्रेविटेशन के अंदर। खैर अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से, बेटा अल्फा निकालना है, तो अल्फा तो इसी डायरेक्शन में होगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे, है ना। अब ओमेगा उसका इधर पहले 5 था इस तरफ और बाद में इधर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर मैं इसको प्लस मानूं तो ये -5 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो सर हम v = u + at लगा देना कि ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। सर आपको फाइनल मान लो 5 दे दिया, इनिशियल मान लो -5 दे दिया, अल्फा आपको नहीं पता सर, टाइम कितना लगा सर 10 सेकेंड, सोल्व करोगे सर तो अल्फा मिल जाएगा 1 रेडियन/सेकेंड, बहुत बढ़िया, पर/सेकंड²। बड़ा आसान, मज़ेदार, आसान था, है ना। अल्फा मिल गया 1 सेकंड। अब देखो अल्फा मिल गया ना तो भैया मैक्सिमम कहानी अपनी यहीं पर खत्म हो जाती है। क्यों, करके देख लो। भैया बोला है कि 2 सेकंड पर ओमेगा बताओ, तो भैया सिंपल, बड़ा आसान, ओमेगा बताना है दूसरे सेकंड पर, तो ओमेगा = ओमेगा नोड प्लस अल्फा टी लगा दो। ओमेगा नोड कितना था सर, -5 प्लस अल्फा कितना है सर 1 इंटू टाइम कितना सर 2 सेकेंड, तो ओमेगा आपका दूसरे सेकंड पर आ जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, -3 रेडियन/सेकेंड, ठीक है। मतलब उसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा जिस डायरेक्शन में ये अभी भी घूम रहा है ना बेटा। हमने इसको नेगेटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को, तो अभी भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा होगा, बट वो 3 से घूमेगा, सिंपल सी बात है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है कि कितने समय बाद वो मोमेंटली रेस्ट पर आ जाएगा, कितने समय बाद वो मोमेंटली रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो भैया बड़ा सिंपल हो, तो फिर मोमेंटली रेस्ट पर लाना है तो मतलब ओमेगा फाइनल 0 कर दिया जाए। अच्छा ओमेगा इनिशियल कितना है सर, -5, आप इस तरह से बोल दो, है ना। और अल्फा आपको दे रखा है, कितना आ गया अपना अल्फा 1 रेडियन/सेकेंड², है ना। और आपको समय चाहिए तो लगा दे यही वाला इक्वेशन वापस से, है ना। तो लगाओगे बेटा फाइनल = तो मतलब 0 = -5 प्लस 1 इंटू टाइम t, तो बेटा टाइम कितना निकला 5 सेकेंड। वो तो निकलना भी था, जाहिर सी बात है कि भैया 10वें सेकेंड पर ये जैसे 5 इधर घूम रहा था ना, ये 5 इधर घूमने लगा, तो जाहिर सी बात है अगर अल्फा कांस्टेंट है तो भैया यहां पर ये 5वें सेकेंड में ही 0 पर आया होगा, है ना, ये बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर अल्फा कांस्टेंट ना होता, वेरिएबल होता, तो हम ये सब लगाते क्या, बिल्कुल भी नहीं बेटा। अगर अल्फा वेरिएबल होता ना तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल वैसे ही काइनेमेटिक्स भी जैसा, जैसे काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये मैंने आपको लिखाया भी था, अभी 2 पार्ट लिखवाए थे ना, इस तरफ और इस तरफ। तो आपको मैंने क्या बोला था, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या अल्फा कांस्टेंट है तो ही इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, अदरवाइज क्या करना है, जो उसके ऊपर वाला पार्ट था कि ओमेगा = θ/dt, अल्फा = dω/dt और ओमेगा dω/dθ, उससे करना पड़ेगा फिर, है ना। चलो खैर अभी तो कॉन्सेंट है तो भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया सर, मज़ेदार है सर। अभी ये तो आ गया हमारे पास। सर लास्ट क्वेश्चन जल्दी बता दो भैया। देखो लास्ट क्वेश्चन में एक आपसे गलती हो रही होगी, अगर आपने करा होगा तो आपका आंसर 0 आया होगा, है ना। तो बेटा अगर आपको यहाँ पर 10 सेकेंड में कितना घुमा है ये पूछे, कितना घुमा है, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे, तो वो तो जाहिर सी बात है 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करें कि सर वो जितना माइनस, जैसे मान लो ऐसे गोल घूम रहा था पहले, है ना, ऐसे घूम रहा था, फिर वो धीमे धीमे हुआ 0 हो गया,
अब वापस से गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा गोल घुमा, अब ये क्लॉकवाइज घूमने लगा और फिर से वापस से 5 पर आ गया। तो इस पूरे दौरान में गोल तो घुमाइए। अब मान लो कि इसको 0 आने पे 30 रिवॉल्यूशन लग जाते हैं, 30 रिवॉल्यूशन लग जाते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो जाहिर सी बात है इसको 30 रिवॉल्यूशन रुकने में लगे तो 30 रिवॉल्यूशन वापस से इस स्पीड में आने में लग जाएंगे। ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसा है ना, कि जब पार्टिकल कुछ से चल रहा था और उसका रिटार्डेशन पीछे था, तो जितना समय उसको रुकने में लगेगा ना, उतना ही समय वापस से उसी स्पीड को गेन करने में लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से और आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो बेटा, अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा तो ठीक है, वो तो 0 है, मगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछ लिया जाता ना, तो बेटा आप क्या बताओगे? बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बताओगे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो होगा कुछ ना कुछ, तो कैसे निकाले सर? बड़ा सिंपल है, जब वो रेस्ट पर आया ना, तो मैं यहाँ से लेकर जब वो रेस्ट पर आया तब तक के रिवॉल्यूशन निकाल लो और उसका डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आप समझ गए होंगे ना कि कैसे क्या निकालें, बताओ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोड टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इस तरह से कर लो, है ना। तो ओमेगा नोड कितना हो गया सर? -5 इंटू टाइम सर कितना? 5 सेकंड लगेंगे सर, है ना। या तो ये लगा लो, या तो ये लगा के कर लो, या फिर आप ना सीधे सीधे वो भी लगा सकते हो, है ना। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, इससे भी कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मतलब क्या सर? यहाँ से जब तक वो 0 आएगा तो फाइनल 0, इनिशियल कितना सर? 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना, इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो 2 अल्फा बेटा, अल्फा कितना है? 1, है ना। और थीटा कितना है बेटा? थीटा, तो सर थीटा अपने को निकालना है, ठीक है सर। तो इसके लिए वो तो रिटार्डेशन का ही काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर -1 लिख देना, ठीक है। तो बेटा थीटा कितना आ रहा है अपने पास? 12.5, है ना, 12.5। तो अगर तुम्हें अगर टोटल पूछे तो तुमको क्या करना पड़ेगा? 12.5 का डबल। तो टोटल आपके पास जो इसका आंसर आएगा 10 सेकंड में, तो वो आएगा आपके पास 25, है ना, 25 रेडियन, जो भी है रेडियन आ जाएगा, ठीक है। आपको रिवॉल्यूशन निकालना है तो आप रिवॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप रेडियन को रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं और अब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब असली कहानी शुरू होने वाली है। और अब ना अपने कान खोल के सुनना, क्योंकि अब मैं थ्योरी में कुछ बताने वाला हूं बहुत ही मजेदार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो भैया अभी तक हमने एंगुलर की सारी चीजें खत्म कर दी है और लीनियर की सारी चीजें तो हमने काइनेमेटिक्स में खत्म कर दी थी, है ना। एंगुलर की सर सारी चीज़ें कैसे खत्म कर दी? जैसे कि हमने इनिशियली जब लेक्चर 1 से लेकर अभी तक का बताऊं, तो बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर हमने उसके ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है वो सब भी कर लिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सब पढ़ लिए हैं। मतलब हमारे पास जो बेसिक का एक छोटा सा जो पार्ट है वो हमने पूरा कवर कर लिया है अभी तक, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब पूरी हो चुकी है अपनी। तो अब क्या? अब अपना एंगुलर वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है, लीनियर वाला पार्ट अपने काइनेमेटिक्स में कर लिया था। अब क्या? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले अपन लीनियर पढ़ेंगे, वो पढ़ चुके हैं। अब हमने एंगुलर पढ़ लिया पूरा, अब हम लीनियर और एंगुलर को दोनों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालना बच्चों, कि रिलेशन बिटवीन अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब है बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपको मजा आने वाला है पूरे पार्ट में, है ना। तो भैया अब देखो कैसा होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, है ना। यहाँ पर अब थोड़ा सा समय अपने पास ज़्यादा बीत गया है इतना कराने में ही, तो अब ना मैं चीज़ें थोड़ी सी जल्दी बताऊँगा, आप लोग जल्दी समझना भी, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब समझ में आ भी जाएंगे, डोंट वरी, है ना, अब समझ में आ भी जाएंगी, है ना। अब देखो, मान लो कि एक सर्कल में कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है, वो अपन ने मान ली v है ना। उसकी वेलोसिटी कितनी मानी बेटा अपन ने? v मान ली, है ना, किसी इंस्टेंट पर। और किसी इंस्टेंट पर ही, उसी इंस्टेंट पर ही हमने इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लिया, है ना। और इसका रेडियस r है, इसका जो रेडियस है भैया वो r है ना, हमें ये दे रखा है, ये r है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया।
अब हमने किसी इंस्टेंट पे वी मानी, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, स्पीड वी मानी किसी इंस्टेंट पे? क्योंकि बेटा हो सकता है कि उस सर्कल में वो तेजी से गोल घूम रहा हो, मतलब अपनी स्पीड अप करते जा रहा हो, है ना। वहाँ पर हो सकता है कि अल्फा भी हो, हमें नहीं पता अभी, है ना। अभी याद रखना, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ओमेगा को वेरिएबल भी ले सकते हैं हम अभी, है ना। तो अभी ओमेगा वेरी भी कर सकता है ना, अभी ओमेगा वेरी भी कर सकता है भैया, ठीक है, अभी ओमेगा वेरी भी कर सकता है। अब क्या करें भैया? तो अब ध्यान से समझना, अब हमें लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन चाहिए, सीधी बात। तो अब कैसे करें? तो अब ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अभी हमने माना कि ओमेगा वेरिएबल है, बिल्कुल सही बात है ना, अल्फा होगा वहाँ पर, तो इसलिए ओमेगा भी वेरिएबल होगा, बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों हमें गणित, हमें मैथ्स ये अलाउ करता है, हमें मैथ्स ये अलाउ करता है कि हम वेरिएबल चीज़ को कांस्टेंट मान सकते हैं अगर dt टेंडिंग टू 0 है। ये हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ रखा है ना, ये हमने कैलकुलस के पार्ट में पढ़ रखा है इनिशियली, जब अपने 11th के स्टार्टिंग करी थी तभी, है ना, कैलकुलस वाले पार्ट में आपने पढ़ रखा है। क्या होता है, हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो, कि हमें मैथ्स ये अलाउ करता है कि हम वेरिएबल चीज़ को कांस्टेंट मान सकते हैं किसी स्मॉल dt टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल dt टाइम के लिए। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, कितना टाइम बोल रहे हैं सर? देखो बेटा, dt तो पहले से ही बहुत स्मॉल है, और अब मैं बोल रहा हूँ dt टेंडिंग टू 0, dt टेंडिंग टू 0 पे मैं इतना छोटा समय ले रहा हूँ। ये कितना छोटा समय है सर? ऐसा मान लो कि ये 1 सेकेंड का 1,00,000वां हिस्सा है क्या सर ये? तो मैं बोलूँगा बेटा उससे भी कम, ये 1 करोड़वें से भी नीचे है। तो क्या सर 0 है? नहीं, उससे ऊपर है, 0 नहीं है। मतलब तुम जितना अपनी सोच में सोच सकते हो ना, ये उस नंबर से भी छोटा नंबर है, वो होगा, मगर ये 0 नहीं होगा, है ना। मैं उतने से छोटे से टाइम के लिए क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं? क्या मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकता हूं? सही बात है क्या, है ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे कि अगर मेरा ये पार्टिकल इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो देखो अगर मैं बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो तुमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, वो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको दिख जाए इसलिए मैग्नीफाइंड करके बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे, मैग्नीफाइंड करके बता रहा हूँ अभी, है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखो भैया, स्मॉल dt टाइम के लिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल dt टाइम होता है, मान लो ये एंगल d थीटा हो जाता है, मान लो, है ना, बहुत ही छोटे समय में बहुत ही थोड़ा सा घूमेगा, और कितना टाइम इंटरवल होगा सर इसका? dt, सर कितना हो जाएगा? dt टाइम इंटरवल है, dt टाइम मतलब dt टेंडिंग टू 0 है अपना वो टाइम पे, ठीक है। तो मैथ्स अपने को ये अलाउ करता है कि अपन इस वक्त इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर हमने इस इंस्टेंट के पूरे यहाँ से यहाँ तक में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मान ले, तो क्या इसकी स्पीड भी v से v ही रहेगी? v से v ही रहेगी, क्योंकि वो भी चेंज नहीं होगी स्पीड भी, सही बात है। हाँ, अच्छा, ये जो एंगल है वो छोटा है कि बड़ा? बहुत ही ज़्यादा छोटा, है ना। मैंने आपको बताया ना, ये तो बस मैग्नीफाइंड करके आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो क्या एक बात बताओ, अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी लिखना है बेटा, पहली बात तो मैं आपको फिर से बता दूं बच्चों, मैंने यहाँ पर ओमेगा को वेरिएबल लिया है, मगर मैथ्स हमें ये अलाउ करता है कि हम किसी भी वेरिएबल को बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए अगर हम देखें तो हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। कितने के लिए? dt टेंडिंग टू 0 के लिए। dt बेटा, dt तो पहले से ही छोटा था, और अब ये dt टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि बहुत 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 छोटा है, ठीक है। उस समय के अंदर अगर अपन देखें तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, और अगर ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी स्पीड भी अभी कांस्टेंट होगी और ओमेगा अपन कांस्टेंट मान लेंगे। तो बिकॉज dt टेंडिंग टू 0 है ना, एट दिस टाइम वी कैन एज्यूम कि ओमेगा हमारा क्या होगा? कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, है ना, कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मान रहे हैं हम, है ना, कैन बी टेकन एज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, तो भैया हमारे पास स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी उस हिसाब से। तो अगर मैं आपसे भैया पूछूं स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्या? 1 मिनट रुक जाओ। तो स्पीड अगर मुझे लिखना हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां पर अगर वो आया, तो दोनों में जो अंतर आया होगा छोटा सा भी, जो भी होगा, तो वैसे मुझे बताओ वो क्या होगा? v इजकल टू हम क्या लिखते हैं वैसे? डिस्टेंस बाय v इजकल टू क्या लिखेंगे? v इजकल टू जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, है ना, छोटे से इसमें तो दोनों बराबर ही होंगे, तो अपन बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम
स्पीड इजिकल टू, ये अपने पढ़ रखा है ना बच्चों, अपने तो बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी है कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये अपने पढ़ रखा है ना, मैं उसी से बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ बेटा स्पीड मतलब कि अगर हमने बोला v इजिकल टू डिस्टेंस, तो जो कि आर्क होगी, इस आर्क का लेंथ में मान लेता हूँ dl, है ना बेटा dl, तो अपने पास dl होगा, आर्क होगा, समझ रहे हो ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क अपॉन टाइम, है ना, इस तरह से है। तो बेटा आर्क अपने पास क्या है dl, तो बेटा dl अपॉन में टाइम dt, dl बाय टाइम dt, यही होगा। अच्छा dl को हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, तो सर हम लोग ये जानते हैं कि थीटा इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो सर हम डी थीटा की बात करें तो डी थीटा इजिकल टू आर्क क्या होगा dl, है ना, अपॉन में r, तो अपने पास दिख गया कि dl इजिकल टू हम लिख सकते हैं r d थीटा, है ना। हमें बेटा ये तो हमें पहले भी पता था, हमने पहले भी बताया होगा, तो बेटा अपने को ये पता है dl इजिकल टू r d थीटा, तो आप यहाँ पर डाल दो, तो अपन जब यहाँ पर पुट करेंगे बेटा तो r d थीटा अपॉन में dt, तो अपने को यहाँ पर एक नई चीज़ दिख गई, सोचो d थीटा बाई dt ये क्या है, तो बेटा हमने इसको अभी क्या माना बेटा, अभी भी कांस्टेंट ओमेगा माना, तो हम बोलेंगे कि d थीटा बाई dt इज ओमेगा, तो हमारे पास r ओमेगा आ रहा है, मतलब कि v इजिकल टू r ओमेगा r, v इजिकल टू ओमेगा r अपने पास रिलेशन आया, ठीक है। तो बेटा ये अपने पास रिलेशन होगा, ये है वो रिलेशन, ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं, तो बेटा v का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर a एक्सेलरेशन, वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, मतलब कैसा कि उसमें जो स्पीड के अलोंग वाला एक्सेलरेशन होगा वो वाली बात करें हम, है ना, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, है ना, टेंजेंट है वो सर्कल के, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो at मिलेगा, तो इसमें r तो कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा सर, अल्फा इंटू आर, तो at इजिकल टू अल्फा आर, at इजिकल टू अल्फा आर, तो बेटा अपने को ये मिल गया। अब सीधी बात बताओ, क्या ये तुम्हें रिलेशन समझ में आ रहे हैं, क्या लीनियर के साथ हमने एंगुलर का रिलेशन भी बना दिया। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता, ये IIT वाले बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, है ना। अब जैसे जिसको समझ में नहीं आता बेटा मैं उसके लिए कुछ एक और यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन दूसरा बता देता हूँ, अल्टरनेट, ठीक है, इसको आप लिख देना, और जिसको समझ में नहीं आया हो तो आप कुछ और तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हो, मगर आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, v इजिकल टू ओमेगा r, v इजिकल टू ओमेगा r, तो बेटा आपको याद रखना है ना। आप सिंपली यहाँ पर क्या बोल देना आप कि थीटा इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना बच्चे, ये होता है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसमें इसको लिख सकता हूँ कैसे, डी थीटा इजिकल टू डी आर्क बेटा मेरा डी एल अपॉन में रेडियस हो जाएगा, इतना तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो भैया हम लिख सकते हैं क्या, डी एल इजिकल टू डी थीटा इंटू आर, ये लिख सकते हैं। अच्छा दोनों तरफ हम ना टाइम से डिवाइड मार दो, तो ये बन जाएगा बेटा v, है ना, स्पीड मिल जाएगी उसकी यहाँ से वहाँ तक के लिए, तो v इजिकल टू ये हो जाएगा अपने पास ओमेगा इंटू आर, ये मिल गया अपने पास, सही बात है। और यहाँ पर से इसको डिफरेंशिएट कर दो वापस से दोबारा, तो ये बन जाएगा a इजिकल टू अल्फा आर, ये लो भैया, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको डिराइव करने में, है ना। आपने क्या यूज़ कर लिया सीधे कि सर थीटा इजिकल टू आर अपॉन रेडियस होता है, तो अपने डी थीटा के लिए लिख दिया इतने से इंटरवल के लिए, तो देखा हमने तो हमने बना लिया, dt से डिवाइड मारा, सीधे ये आ गया आंसर। तो v इजिकल टू ओमेगा आर और a इजिकल टू अल्फा आर, at इजिकल टू अल्फा आर, ये अभी हमने बताया। अच्छा बेटा मैं ना इसकी बाद में बात करूँगा, इसकी जो बात है मैं आगे जाकर करूँगा थोड़ी देर बाद, अभी तो अपने मेन मुद्दा इससे है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी से, तो अपने पास ये रिलेशन आया v इजिकल टू ओमेगा आर। बट बच्चों एक बात बताओ, v भी वेक्टर क्वांटिटी, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है ना। और रेडियस भी देखोगे तो रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर तुम बनाओगे तो वो इधर बनेगा, यहाँ बनाओगे तो अलग बनेगा, यहाँ बनेगा तो अलग, यहाँ बनेगा तो अलग, तो रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सब चीज़ें एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तीनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जो रिलेशन निकाला बेटा ये अभी मैग्नीट्यूड वाइज है, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। तो सर डायरेक्शन वाइज और मतलब पूरा असलियत में क्या है इसका रिलेशन, तो अब सुनो वो रिलेशन क्या है, ध्यान से समझना। अब अपन इसका रिलेशन समझते हैं कि क्या है हकीकत में, ठीक है। जल्दी देखो, अब देखो बच्चे एक बात बताओ, जैसे ये सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है ना, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है और ये इसका रेडियस r हो गया इस तरह से, है ना, और ओमेगा इस तरह से बन जाएगा उसका, सही बात है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना,
अपने पास ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बोलना हाँ सर बिल्कुल। तो ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, चलो ओमेगा का डायरेक्शन बताओ। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? तो तुम बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है। तो सर ये तो आ जाएगा बाहर की तरफ, है ना। सर रेडियस वेक्टर कहाँ है? तो सर वो रेडियस जो आर है, सर ये इसका डायरेक्शन कैसा है? तो बोलना रेडियल डायरेक्शन में, है ना। ये क्या हो जाएगा? रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, है ना। और वेलोसिटी कैसी है? तो सर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। तो मतलब तीनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, और तीनों का आपको वेक्टर पता है, डायरेक्शन पता है कि कहाँ कहाँ पर है। और अभी अभी आप लोगों को क्या पता है कि सर मैग्नीट्यूड वाइज आपको रिजल्ट पता है, ये पता था। तो सर अब इसको आप वेक्टर वाइज बता दो। तो देखो ये दोनों वेक्टर है, तो इन दोनों का जाहिर सी बात है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तभी एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट होगी। अगर मैंने डॉट कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो गई, कि दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर बन जाता है, तो हमें तो वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है ना। अब कैसे होगा, वो कैसे मिलेगा, अब ध्यान से सोचना। मतलब हम आर क्रॉस ओमेगा करें या ओमेगा क्रॉस आर करें, दोनों बात है ना। आर क्रॉस ओमेगा करो या ओमेगा क्रॉस आर करो, क्या लिखना क्या है सर दोनों में से? तो सुनो, अपने को क्या लिखना है, ध्यान से सोचो बेटा। अपने पास v मिलना चाहिए, तो ओमेगा और आर का इस तरह से क्रॉस करना है कि अपने को v मिले। चलो एक बार करके देखते हैं। बेटा आर वेक्टर कहाँ है सर? यहाँ। ओमेगा वेक्टर कहाँ है सर? बाहर। ओमेगा वेक्टर है बाहर, आर वेक्टर यहाँ, v इधर है। सर मतलब हमें v चाहिए, मतलब इधर का रिजल्ट चाहिए, है ना सर। सर हम करते हैं एक बार आर क्रॉस ओमेगा, एक बार करके देखते हैं। सर आर कहाँ है? सर आर यहाँ है बेटा, आर यहाँ है। ओमेगा कहाँ है? ओमेगा, तो सर ओमेगा बाहर है। तो क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर? अपने हाथ, ये जो पाम है उसको इधर से उधर घुमा दो, जो इधर से इधर घुमाएंगे तो अपने पास जो थंब होगा वो डायरेक्शन देता है, ये आपको पता है ना। ए क्रॉस भी आपको करना होता है, ए क्रॉस भी तो ये होता है इस तरह से, है ना। तो अब मुझे बताओ, आर यहाँ है, अब मुझे अपनी फिंगर किसकी तरफ घुमाना है बच्चे? ओमेगा की तरफ। तो क्या मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा क्या? नहीं, मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा? मुझे ऐसे नहीं घुमाना है, ये बात ध्यान रखना। मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मेरा आर वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, समझना, ध्यान से समझना बच्चे, है ना। और राइट हैंड ही यूज़ करना। आर वेक्टर यहाँ पर है और मुझे अपना ये इस तरह से तो नहीं घुमा सकते, तो क्या मुझे इस तरह से घुमा लेना चाहिए? हाँ सर, अब अच्छे से घूम रहा है। अपन कभी भी ऐसे उल्टे हाथ नहीं घुमाते हैं ना, नहीं तो तोड़ वोड़ के बैठ जाओ। ईजिली, जो ईजी लगे, ईजी वे में घूमे, है ना। वैसे तो आर अपना इधर हो गया, ओमेगा कहाँ है? इधर है सर। तो अभी अपने पास जो डायरेक्शन मिला थंब का वो वी होगा, मतलब। तो बेटा वी तो नीचे आ रहा है, इसमें तो ऊपर है, तो मतलब जो हमने लिया है वो उल्टा है। तो क्या हमें ओमेगा क्रॉस आर करना चाहिए? देखो ओमेगा बाहर, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो देखो वी का डायरेक्शन मिला, सही बात है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा? तो रिजल्ट ये है बेटा, आपका रिजल्ट ये है। सब लोग ध्यान रखना कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। कई बार बच्चे इसमें भूल जाते हैं, और आर क्रॉस ओमेगा करके आ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग इस ऐसी गलती, घटिया गलती तो मत करना। आप लोग इसमें स्टार मार्क कर दो, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओमेगा आर याद रखो हमेशा, ओमेगा आर, इस तरह से याद रखना है। और इसी तरह से अगर आप रिजल्ट देखोगे 80 का टेंजेंशियल का, तो वो भी अल्फा क्रॉस आर होगा। खैर इसकी बात तो मैं आपको बाद में ही करूँगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा भी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि एक्सेलरेशन की जब बारी आएगी तब उसमें डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी तुम इस पर गौर करो। क्लियर हो गया ये वाला मामला कि वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और ओमेगा कहाँ है? प्लेन के बाहर, और आर कहाँ है? इधर है। तो ओमेगा क्रॉस आर का तो देखो वी का डायरेक्शन मिल गया, अपना काम खत्म। अब लिखना है स्पेशल केस। बेटा अब शुरू होने वाले हैं स्पेशल केस, और स्पेशल केस आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा के रखना है जितने भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये स्पेशल केस आपके हर एग्जाम में आ सकते हैं। नीट, जेई, आईआईटी, एडवांस, कहीं पर भी बोल रहा हूँ, केयूपीवाई, कहीं पर भी आ सकता है ये स्पेशल केस। आप सब लिखना, और जितने मैं करा रहा हूं उन सब को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और उसके बाहर कुछ क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। बस आपको उसके बाद प्रैक्टिस करना है। मैं आपको शीट भेज दूंगा, आप लोग बस उसमें प्रैक्टिस कर लो, आपका काम खत्म। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हेडिंग डालें स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस, तो अब आएगा मज़ा तो भाई साहब। ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस में मज़ा आएगा भाई साहब आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है वो आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो स्पेशल केस में आप सबसे पहला लिखें
पहला फर्स्ट लिखें कि पार्टिकल इन अ डिफरेंट सर्कल, पार्टिकल इन डिफरेंट सर्कल। ठीक है, अगर पार्टिकल डिफरेंट सर्कल में है तो क्या होता है, अब ध्यान से समझना, ठीक है ना बच्चों। देखो, अगर मान लो इस तरह से एक सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा हो और दूसरा पार्टिकल इसके छोटे सर्कल में घूम रहा हो, तो अपन समझते हैं उसमें होगा क्या। जैसे मान लो ये रेडियस हो गई R1 है ना, और ये रेडियस हो गई R2, साफ साफ दिख रहा है कि R2 बड़ा है। ठीक है, अब क्या बोला गया, ध्यान से समझना है ना। आपको ये बोल दिया जाए मान लो कि यहाँ पर पार्टिकल है और यहाँ पर भी पार्टिकल है, ठीक है, दोनों ही घूम रहे हैं। मान लो ये V1 से घूम रहा होगा और ये वाला मान लो V2 से घूम रहा होगा। अब मान लो उन लोगों ने बोल रखा है कि अगर दोनों सेम टाइम पर ये सर्कल कवर कर लेते हैं, मतलब उनका टाइम सेम है, मान लो उन्होंने बोला उनका टाइम सेम है, ठीक है, उन्होंने बोला इनका टाइम सेम है, तो क्या होगा, तो इनकी वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, ऐसा बोला है। अगर इनका टाइम सेम है देन व्हाट, तो क्या करना चाहिए फिर, सीधी सीधी बात बताऊं। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये आ चुका है भाई साहब, ये स्टार मार दें, ये स्टार, ये आ चुका है एग्जाम में। अगर दोनों का समय दोनों का सेम है अगर सर्कल में घूमने का, तो बताओ इनका ओमेगा क्या होगा, तो भैया इनका ओमेगा भी सेम होगा भैया, साफ बात है। सर कैसे, क्योंकि बेटा ओमेगा होता है 2π/t, सीधे सीधे बोलो ना यार, ओमेगा का क्या होता है फॉर्मूला 2π/t, तो भैया सीधे सीधे यहाँ पर T1 बराबर है 2 के, तो ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा ओमेगा 2 के, है ना, क्योंकि 2π/t होता है इसीलिए। तो भैया अपना ओमेगा दोनों का दोनों बराबर है, बहुत बढ़िया सर, ओमेगा दोनों का बराबर होगा। अगर समय बराबर है तो दोनों का ओमेगा भी बराबर होगा। अब अगर ओमेगा बराबर है तो बेटा ओमेगा इजकल टू V/R होता है, अभी भी हमने देखा V इजकल टू ओमेगा R, तो ओमेगा इजकल टू V/R, तो बेटा यहाँ पर V/R करोगे तो यहाँ पर V1 मिलेगा, V1/R1, सही बात है, इजकल टू V2/R2, बहुत अच्छे सर। तो सर हमारे पास यहाँ पर अगर सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास V1/V2 क्या मिलेगा सर, है ना सर, V1/V2 ये बाई ये, तो मिलेगा सर अपने पास कितना, R1/R2 के बराबर, R1/R2 के बराबर। तो जो कि तुम देख सकते हो कि R1 छोटा है R2 से, तो ये लेस देन 1 होगा। और अगर ये लेस देन 1 है तो बच्चों आपका आंसर आया कि सर V1, इसको उधर ले जाऊँ तो ये V1 इज स्मॉलर देन V2, मतलब कि V1 की जो स्पीड होगी, मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो V2 से कम होगी। तो रिजल्ट क्या है, अगर दोनों का समय बराबर है, ये आपको देगा, है ना, ये आपको देगा इफ T1 इज इक्वल टू T2 देन ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भैया V1 इज स्मॉलर देन V2। अच्छा, इसी का ही मैं अगर दूसरा वाला पार्ट बना दूं, है ना, ये तो पहला पार्ट बन गया। अब अगर मान लो मैं इसमें दूसरा पार्ट ये बना दूं बच्चे तुम्हारे लिए, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना। तो अगर मैं तुम लोगों को मैं ऐसे बोल दूं कि भैया यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर भी एक पार्टिकल है ना, यहाँ पर ये वापस से R1 हो गया, अब भाई साहब ये R2 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और मैंने ये बोल दिया मान लो कि इफ V1 इज इक्वल टू V2, इफ V1 इज इक्वल टू V2 देन, हाँ अब बताओ अगर V1 V2 बराबर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का क्या होगा, सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। अब मजा आने वाला है भाई साहब, है ना, अब कहानी आ रही सर्कल के बिल्कुल अंदर। तो देखो अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर V1 V2 बराबर है भाई साहब, क्या करें फिर, तो सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बताना है आपको, है ना, तो सर ओमेगा होता है V/R भी होता है और 2π/t भी होता है ना सर। तो अगर मैं बात करूं ओमेगा 1/ओमेगा 2 की, देखो ओमेगा मेरे पास क्या होता है बेटा, सीधे सीधे बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है V/R, है ना, V/R, और दोनों का अगर V सेम है, दोनों का V सेम है तो ओमेगा इन्वर्सली हो गया R के, अरे हाँ या ना, V सेम है तो ओमेगा हो गया इन्वर्सली R के, ठीक है। तो अपन सीधे सीधे क्या बोल देंगे भैया कि सर ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2/R1, और भैया R2/R1 हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया 1 से, क्योंकि R2 बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो बेटा अपने पास आंसर क्या आएगा, तो आंसर होगा अपने पास ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। बेटा ये जो रिजल्ट बताया ना मैंने, ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, ये तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये तुमको पता भी नहीं चलेगा, अभी आगे जाकर बताऊंगा मैं कि ये हमने क्यों बताया था। इसको ध्यान से नोट कर लो बेटा, स्टार मार्क कर देना इसमें, ये मैंने क्यों मार्क करवाया स्टार यहाँ पर, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, थोड़ी ही देर में आपको समझ में आने वाला है। बस अब मैं ये देखूंगा
कि आप ये सोच पाते हो कि नहीं कि जो हमने अभी पढ़ाया है वो आगे ही यूज होने वाला है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं भाई साहब कि ये चीज़ अभी आगे इसके स्पेशल केस में यूज होने वाली है। तो देखते हैं आप लोग का दिमाग चलता है कि नहीं तब। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, है ना, कि अगर वेलोसिटी बराबर हो तो ये वाला केस होगा, है ना, और अगर टाइम पीरियड बराबर हो तो इस वाले केस तरह, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए अब इसका थर्ड केस देखें। तो बच्चों अब थर्ड वाला अपन लिखिए जल्दी से फटाफट। थर्ड वाला केस लिखे अपन कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी। फुगड़ी के लिए बेटा आपने कभी सर ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी। ठीक है, फुगड़ी ठीक है, आपने कभी खेली होगी बचपन में, है ना। फुगड़ी कैसे खेलते हैं, ऐसे करते हैं और यहाँ पर सामने वाला पर्सन भी इस तरह से खड़ा होता है और फिर दोनों एक दूसरे में गोल गोल घूमते रहते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फुगड़ी सर यहाँ पर क्या है ऐसा, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि सर फुगड़ी में भी दो इंसान वहाँ पर गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया सर, हाँ ये बात तो सही है सर, दो लोग गोल गोल घूमते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से होगा। एक इंसान ही हो गया, दूसरा इंसान यहाँ पर होगा तो वो दोनों एकदम बराबर में घूमेंगे। मगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करी। चलो देखो यहाँ पर अगर मैं पहला केस बना दूँ कि चलो भैया यहाँ पर दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही ले लिया कि भैया अगर यहाँ पर दोनों बराबर हैं इस तरह से, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। ये दोनों भैया इस तरह से घूमते रहेंगे एक दूसरे के सर्कल में, इस तरह से घूमते रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ बता भी दोगे मुझे। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर अब ध्यान से समझना है ना, अभी जब दोनों फुगड़ी खेल रहे थे तो उनका टाइम पीरियड दोनों का घूमने का सेम था, है ना, और वेलोसिटी भी सेम थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब मुझे बताना कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची है और यहाँ पर एक बड़ी बच्ची है। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा बड़ी होगी क्या, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ी बच्ची, सही बात, फुगड़ी खेल रहे भैया, नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्ची जरूरी नहीं है, कोई बच्चा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी बच्ची है, यहाँ पर एक छोटी बच्ची है और दोनों फुगड़ी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख के क्या क्या बता सकते हो, मुझे बताओ। यहाँ पर आप देख के क्या क्या बता सकते हो, जल्दी बताओ, क्या क्या बता सकते हो आप, बताओ। पहली बात तो ये है बच्चों कि इसके हाथ छोटे, इसके हाथ बड़े, सही बात है। और फुगड़ी खेलते समय में हम लोगों को ये बात पता है कि जितनी देर में ये छोटी वाली बच्ची चक्कर मारेगी उतनी ही देर में इसको भी चक्कर मारना पड़ेगा, है ना। दोनों ने हाथ पकड़ा रखा है इस तरह से, तो जब गोल घूमेंगे तो दोनों एक साथ ही गोल घूमते रहेंगे इससे करके, सही बात है क्या। तो एक बात तो क्लियर हो गया सर, दोनों का टाइम बराबर होगा सर्कल में घूमने का। अच्छा, टाइम बराबर होगा तो इससे हमको पता चलेगा कि ओमेगा 1 = ओमेगा 2 भी होगा, सही बात है क्या, ओमेगा 1 = ओमेगा 2 भी होगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अब तुम देखोगे कि इसका आर छोटा है इसके मुकाबले, है ना। ये अगर मान लो ए, ये मान लो बी, तो भैया आप देखोगे कि इसका जो सर्कल होगा ना बच्चे, इसका सर्कल जो होगा ना वो ऐसा बनेगा, छोटा सर्कल, और जबकि इसका सर्कल जो बनेगा ना वो बड़ा सर्कल बनेगा। अब बात समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ से दोनों की यहाँ पर रेडियस देखूँ तो बेटा इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, दोनों में अंतर है ना। तो आप लोगों को अभी तो एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर टाइम बराबर ओमेगा बराबर तो यहाँ पर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है इसकी, क्योंकि सर ये दूर है, सेंटर से ज़्यादा दूर है ना। अगर मैं इस सेंटर से बात करूँ, किसी से भी बात करो आप, इनफैक्ट ठीक है, किसी से भी बात करो, एक्चुअली ये वाला सेंटर नहीं बनेगा वो, है ना, क्योंकि घूमते इसके अराउंड ही रहे हैं ना, तो सेंटर तो ये वाला बनेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से बनेगा कि मगर इसका जो सर्कल का जो रेडियस होगा इस बड़ी बच्ची के लिए वो ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और ज़्यादा घूमना पड़ेगा, सेम समय में आना है। सुनो मेरी बात बेटा, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, सेम समय में करनी है, तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से लॉजिक याद कर लो, या फिर आप उसको पूरा निकालना चाहो तो निकाल लो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इससे, सीधी बात है ना। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे बेटा कि वी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वी है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। फोर्थ केस तो लिखो ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग ट्रेन। बेटा ट्रेन चलते हुए या किसी भी व्हीकल से चलते हुए अगर अपन किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे तुम लोगों ने कई बार ऑब्जर्व भी करा होगा ऐसा, मैं एकदम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, मान लो, ठीक है, हम ट्रेन में बैठ गए, बहुत बढ़िया सर, हम ट्रेन में बैठ गए सर। हम सर बैलगाड़ी में बैठते हैं सर, हम गाँव वाले हैं सर, बैलगाड़ी हमारे यहाँ पर, है ना। ठीक है सर, ऐसा है जिसके यहाँ पर जो हो भैया बैठ जाओ, है ना, ज़्यादा आवाज़ ना करो। इस तरह से भी यहाँ पर 2 पेड़ लगे हुए मैंने बोला, ठीक है। और
आपको दिख रहा होगा कि भैया एक जो है कम डिस्टेंस पर होगा और एक ज़्यादा डिस्टेंस पर है, आपने देखा यहाँ पर से, है ना, ट्रेन जा रही है आगे की तरफ वी से। बहुत बढ़िया सर, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ट्रेन जा रही है वी से आगे की तरफ, और तुम जब यहाँ से, जब तुमने ऐसा ऑब्जर्व करा होगा, जब जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो ना, तो अगर मान लो अपने पास में से यहाँ पर अपन खिड़की के पास में बिल्कुल बैठे हुए, ठीक है, और अपन बाहर की तरफ देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि पास वाले जो पेड़ होते हैं या जो पास वाले जो पोल्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा तो वो बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, है ना। अगर जैसे मान लो मैं इधर ट्रेन में बैठा हूँ, ठीक है, और ये मेरी ट्रेन चल रही है और खिड़की के बाहर ये वाला हिस्सा है और यहाँ पर कोई भी पोल बोले, तो हमारी गर्दन कैसे घूमती है पोल को देखते समय, ऐसे घूमती है, सही बात है ना, क्योंकि फटाफट जाते हैं, एकदम फटाफट जाते हैं। मगर अगर तुम ये देखो कि वो दूर जहाँ पर जैसे कहीं 2-4-10 किलोमीटर की दूर पर आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, सही बात है, तो पहाड़ वो कितने स्लो जाते हैं, तो आप लोगों ने आपकी गर्दन भी घूमते हुए देखी होगी, तो बिल्कुल स्लोली एकदम मूव करती है, सही बात है ना, ये तो आपने ऑब्जर्व करा होगा ना। या फिर इसी तरह उसी तरह से मैं जो अभी एग्जांपल बताया उसी तरह से कि एक पेड़ पास है और एक पेड़ दूर है, आपने ये भी ऑब्जर्व करा होगा कि अपने ट्रेन के बिल्कुल एकदम पास में है रोड, ये अपने जो ट्रेन है ना उसके पास में है ये पेड़, और ये वाला जो पेड़ है वो दूर है। तो जब आप इसको देखोगे तो एक बात बताओ, आपकी गर्दन इसके लिए तेजी से घूमती है ना पास वाले के लिए, और दूर वाले के लिए बहुत धीमे धीमे घूमती है ना, ये तो आपने ऑब्जर्व करा होगा, ये तो आपने फील भी करा होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पर उलझाने वाला हूँ, ध्यान से समझो बेटा। अपन वी से जा रहे हैं, ठीक है, तो अपना काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बेटा, अपन इसको रेस्ट में मान लो, ट्रेन को रेस्ट में मान लो, ट्रेन को रेस्ट में मान लो सर, ये सर रेस्ट में मान लिया मैंने, सर रोक दिया, ट्रेन को रेस्ट में माना, सर ट्रेन को रेस्ट में माना, तो ट्रेन की वेलोसिटी पलट के दोनों को दे दो, ये लो सर दोनों को वेलोसिटी दे दी, तो क्या दोनों को सेम वेलोसिटी मिली, दोनों को सेम वेलोसिटी मिली, सही बात है कि नहीं, दोनों को सेम वेलोसिटी मिली बेटा। ये आईआईटी में कॉन्सेप्ट, अरे यार ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आईआईटी ने बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा था जब ये आया था, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करना है आप लोगों को। तो देखो अपन ने इस ट्रेन को रेस्ट में माना, तो अपन ने ट्रेन की वेलोसिटी पलट के दे दी पीछे की तरफ, सही बात है। अब दोनों की वेलोसिटी बराबर है और दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है, तो अब ये मुझे प्रूफ करके बताओ कि ओमेगा जो इसके लिए तुमने बोला था ज़्यादा होता है, वो प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो कितना आसानी से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। याद करो, क्या क्या याद करो कि हम इसको इस इंस्टेंट पे क्या सर्कल मान सकते हैं अलग अलग, जिसमें ये सेंटर हो। तो अभी तो बताया कि दो सर्कल हैं जिसमें दोनों की स्पीड बराबर है, तो आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 किस तरह से वेरी करता है आपको पता है। क्या करना चाहिए कि सर हमारे पास दोनों की स्पीड बराबर है, तो भैया हमारे पास जो ओमेगा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, है ना। मैं अगर इसके लिए बेटा बात करूँ तो ये ओमेगा 1 होगा, है ना, और इसके लिए बात करूँगा बेटा तो वो हो जाएगा ओमेगा 2, ठीक है। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 हो जाएगा बेटा अपने पास R2 बाय R1, है ना, और R2 ज़्यादा दूर है बेटा, तो भैया वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो मतलब ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2। तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या तुमको समझ में आया कि हाँ सच में इंपॉर्टेंट था, सच में इंपॉर्टेंट था भाई साहब, है ना। नहीं तो ये आईआईटी का ये वाला क्वेश्चन प्रूफ कैसे करते हैं। अभी आपको समझ में आया कि पास वाले पेड़ इतनी जल्दी क्यों, पास वाले पेड़ के लिए इतनी जल्दी गर्दन क्यों घुमाना पड़ती है एज कम्पेयर टू दूर वाले। तो ये तो हुआ बेटा मैथमेटिकली, थोड़ा सा और इसके अंदर डेप्थ में आपको जाके बताता हूँ। ये तो हुआ मैथमेटिकली, हमने इसको सोल्व करके दिखा दिया, सही बात है फिजिक्स से। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे तुम यहाँ पर बैठ गए, तुम तो रेस्ट पर हो और तुमने वेलोसिटी पलट के दे दी थी, तो एक बात बताओ, इसने भी कुछ समय बाद इसने जितना चला होगा उतना इसने भी चला होगा, सीधी बात है। तो मान लो कि दोनों ने बिल्कुल बराबर चला, बहुत बढ़िया सर, दोनों ने बिल्कुल बराबर चला, है ना सर। मान लो यहाँ तक चल गए दोनों, है ना, कुछ समय बाद यहाँ तक चल गए, ये लो भैया दोनों ने बराबर चला सर, यहाँ तक आ गए। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हें उनको देखना है, उनको देखना है, ठीक है, वो पहले यहाँ थे, और अगर अब तुम्हें उन्हें देखना है तो तुम इसको देखोगे ना अगर, तो इसका एंगल ये रहा, और तुम्हें इसको देखना है ना तो इसका एंगल ये रहा। अब देखना फील होगी तुमको, बिल्कुल एकदम फीलिंग आएगी इसकी। तो बच्चों एक बात बताओ कि पास वाला तुम्हारे आंखों पर एंगल ज्यादा बना रहा होगा एज कंपेयर टू दूर वाला, ये θ2 ये θ1 बना रहा होगा। तुमको समझ में आ रहा है ना कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। तो इसलिए आपको अपनी गर्दन को भी ज्यादा घुमाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें इसको देखना है। तो मतलब कि कोई चीज अपने पास से गुजरेगी ना तो अपने को गर्दन तेजी से घुमाना पड़ेगी एज कंपेयर टू कोई अपने सामने से दूर से निकले। बात समझे क्या, पूरा समझ में आ रहा है ना। जैसे अपन गाड़ी से जा रहे हो, जैसे अपन स्कूल बस हो गई आप लोगों की या कॉलेज बस हो गई, जो भी है, आप निकल रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो वहाँ से, आपको कोई पहचान के मिल गया
ठीक है, कोई पहचान का मिल गया, या कोई मान लो यहाँ पर से अपने पास में से बिल्कुल कैटरीना कैफ निकले, है ना, दिशा पाटनी निकले, जो भी आपको, जो भी हीरो हीरोइन जो भी पसंद हो आपको, ठीक है, वो एकदम से पास से निकले और आप यहाँ पर बस में बैठे हैं, तो आपकी गर्दन एकदम से घूम जाती है ना, एकदम से घूम जाती है ना। और अगर वही चीज़ कोई दूर बैठा होगा, वो दूर से अगर आप बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपकी गर्दन बहुत धीरे धीरे घूमेगी, जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा धीरे घूमेगी। तो इसका मतलब, इसका टोटली मतलब क्या है ना, इन सबका टोटल मतलब क्या है कि भैया ये है कि यार हकीकत में देखो भैया, ऐसा है, पहली बात तो इंसान जो है वो एंगल को ऑब्जर्व करता है। इंसान जो है, जो भी ऑब्जर्वेशन होता है ना इंसान का, वो एंगल का होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बेटा आपको ना ये पेन सीधे मारूँ ना, ऐसे एकदम सीधे आएगा ना, तो आपको ना बिल्कुल आते हुए मतलब पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान धोखे में आ जाता है इसमें, है ना। आपको ऐसे पेन पकड़ना मुश्किल होगा जो आपके सामने आंखों पर आ रहा होगा, एज कम्पेयर टू अगर तुम्हारे सामने से ये गुजरे, ऐसा तुम्हारे सामने से गुजरे ना, तो तुम इसको पकड़ लोगे, या इस तरह से भी जाएगा तो तुम पकड़ लोगे, है ना, बचने के लिए। मगर तुम्हारे बिल्कुल आंखों के सामने आएगा ना, तो तुमको कई बार इसका धोखा हो जाता है, क्योंकि एंगल नहीं बदलता ढंग से, है ना। तो इंसान जो है ना वो ऑब्जर्व एंगल से ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम देख रहे होंगे कि आंखों के लिए ये एंगल ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस। तो अब आंख तो इतनी ज़्यादा नहीं घुमा सकते, तो इसलिए गर्दन घुमाना पड़ जाती है ना। तो इसलिए भैया इस वाले में ज़्यादा गर्दन घुमाना पड़ेगी। खैर, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बात कर ली, बहुत डेप्थ तक बात कर ली है। इसके ऊपर IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही फर्स्ट और सेकंड केस में बता दिया था, तो आई थिंक ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, बराबर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए बेटा नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, जल्दी से लिखिए केस नंबर 5। तो अब इसमें हेडिंग डालना है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, लिखो आप खुद लिख देना इसमें, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, मतलब ये कि अगर आपके पास एक ही सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, मान लो, है ना, एक पार्टिकल है जो इसमें घूम रहा है, बिल्कुल गोल 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 करके ऐसे घूम रहा है ना। तो अपन अगर डिफरेंट पॉइंट से देखें तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें, है ना। तो मान लो ये सेंटर C है, तो यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं अपन, बेस वाला पॉइंट हो गया तो ये वाला B, और यहाँ पर एक कुछ मान लेते हैं दूरी R, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा बेस पॉइंट, और ये कुछ अवे पॉइंट रखा हुआ ये, है ना। तो ABC भी बन गया इसी बहाने, ठीक है, नामकरण भी हो गया। देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ओमेगा C रेशो ओमेगा B रेशो ओमेगा A, है ना। और ये जो है ये भी R ही है, ये भी R ही है, और रेडियस भी R है अपना, ठीक है। अब मुझे आप ये एक क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, है ना, जल्दी से बताओ इनका रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये C का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हो क्या C का मतलब क्या हुआ। ये बेटा आप वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। C का मतलब सेंटर से ऑब्जर्व करना, B का मतलब B से ऑब्जर्व करना, और A का मतलब A से ऑब्जर्व करना। जल्दी बताओ फटाफट, करिए। अब कर लिया आप लोगों ने। अब सुनो क्या होगा इसका आंसर। बेटा देखो सर, C से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सर ये हो जाएगा सीधे सीधे V/R, सर बिल्कुल सीधे सीधे होगा सर V/R, है ना। तो सर यहाँ पर लिखा जाएगा V/R। अब सर अगर B से ऑब्जर्व करूंगा तो सर V/2R, सर स्पीड तो वही रहेगी V, है ना, तो V/2R, और ऐसे रेशो V/3R, है ना, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी V/3R। क्लियर है क्या। तो रेशो आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट लिखे बेटा केस नंबर 6, फटाफट जल्दी जल्दी है, हाथ चलाएं, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जल्दी से लिखिए इसमें केस नंबर 6, ठीक है। तो केस नंबर 6 में लिखना कि एक्सटेंडेड बॉडी इन अ सर्कल, एक्सटेंडेड बॉडी इन अ सर्कल, मतलब कि जैसे एक्सटेंडेड कोई सी भी बॉडी सर्कल में घूम रही हो, जैसे मेरा हाथ हो गया, तो इस सर्कल में अगर घूमेगा तो ये एक्सटेंडेड बॉडी इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन, इस तरह से। तो चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं एक वॉच को, घड़ी को ले लेते हैं, ठीक है, घड़ी को। तो अपने पास जैसे मान लो ऊपर क्या बज गई 12, नीचे क्या बजी 6, है ना, इधर क्या बन गए 3, और यहाँ पर क्या बन गया 9, सही बात है। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 7, 8, 11, 10 और 11, ठीक है, 10 और 11, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पर अपने सेंटर मान लिया, है ना बेटा, ठीक है। तो बेटा जो इसमें मिनट हैंड, आवर हैंड जो भी होते हैं यहाँ पर, अगर अपन यहाँ पर बनाए तो इस तरह से बनेंगे ये, तो है ना। अब ध्यान से समझना, ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो सेकंड हैंड है, घड़ी सेकंड हैंड नहीं बोल रहा हूँ, अरे यार
घड़ी सेकंड हैंड नहीं बोल रहा हूँ, घड़ी का ये जो हैंड है ना, जो तुम बोलते हैं कि जो घड़ी का कांटा है, ठीक है, वो बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये सेकंड हैंड है, ये सेकंड वाला कांटा है। तो बेटा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, बताओ वो कांस्टेंट होती है क्या, जल्दी बताओ। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या, बताओ पहले। ओमेगा इसका कांस्टेंट होता है क्या। इसे मान लो बेटा, खुद सोचो, आप खुद सोचो कि ये जब वहाँ से यहाँ पर आएगा, आप ये देखो ना कि ये जो भी एंगल होगा, इक्वल एंगल को इक्वल टाइम में ही ये कवर करता होगा। सही बात है ना भैया। यहाँ 12 से 1 5 सेकंड में आता है, तो 1 से 2 भी 5 सेकंड में जाएगा, 3 से 2 से 3 भी 5 सेकंड में जाएगा। भाई इक्वल एंगल को इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, तो भैया इसका ओमेगा सेम ही होगा ना फिर तो, है ना। इसका जो ओमेगा होगा बच्चे वो सेम होगा, तो मतलब ओमेगा सर कॉन्स्टेंट होगा, ओमेगा सर कॉन्स्टेंट होगा। ये बात तो सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना। और इसलिए इसका टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा, वो तो जाहिर सी बात दिख ही रहा है। मगर हाँ, ओमेगा आपको मैंने बोला कि अभी कांस्टेंट है, पूरे वक्त के दौरान उसका ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सही बात। अब बात करें तो बेटा मुझे बताओ, यहाँ ये मैंने कुछ पॉइंट मार्क कर दिए हैं, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4, है ना। मुझे बताओ कि इनकी स्पीड का क्या होगा मामला, स्पीड का मामला क्या होगा। किसकी स्पीड ज़्यादा, किसी की स्पीड कम हो सकती है क्या, सोच के बताओ जरा, आराम से सोच के बताओ। किसी की स्पीड ज़्यादा यार और किसी की स्पीड कम, बताओ जल्दी। सोच लिया आप लोगों ने। अब देखो भैया, जाहिर सी बात है ना कि यार जितने समय, अच्छा तुम खुद सोचो ना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर स्पीड की बात करें तो सर यहाँ से इस हैंड को यहाँ पर आने में देखिए तो सर इस वाले ने तो, पार्टिकल ने तो मूव करा ही नहीं, इस वाले पॉइंट ने तो मूव करा ही नहीं, जबकि इस वाले ने सबसे ज़्यादा मूव करा। तो सर स्पीड तो सेम नहीं रहेगी सर, स्पीड सेम नहीं रहेगी, स्पीड सेम हो ही नहीं सकती सर। तो मतलब ये हुआ कि जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ये कुछ इधर आ जाएगा, ये वाला कुछ इधर आएगा, ये वाला कुछ इधर आएगा और ये वाला कुछ यहाँ पर आ जाएगा। सही बात है। तो तुम देखोगे कि अगर ओमेगा सेम है तो देखो चौथे वाले पॉइंट को चलना ज़्यादा पड़ रहा है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं देखो अभी और भी चीज़ में डालने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुमने देखा कि जो चौथा वाला पॉइंट है ना, फोर्थ वाला, इसको चलना ज़्यादा पड़ा, चलना ज़्यादा पड़ गया, और इसको कम चलना पड़ा, वो भी सेम समय में। तो भैया जाहिर सी बात है कि V4 की स्पीड ज़्यादा होगी। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जितना दूर जाओगे उतनी स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो, है ना। अभी आपको मैंने अभी जस्ट 4 केस में बताया था, ठीक है। अब ये छठा केस है, तो अपन क्या बोलेंगे कि V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, इस तरह से होगा। सीधी बात है ना भैया। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो जब भी एक्सटेंडेड बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसके जो टॉप पॉइंट होगा वो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होगी, है ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और फिर इसकी नीचे स्पीड कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और यहाँ पर 0 होगी। ठीक है क्या, ठीक। चलिए अब मैं इसके ऊपर एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है ना। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ रनिंग ट्रैक, फटाफट हेडिंग डाले, कॉन्सेप्ट ऑफ रनिंग ट्रैक, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रनिंग ट्रैक। तो बेटा आप लोगों ने एथलेटिक्स को दौड़ते हुए जरूर देखा होगा रनिंग ट्रैक पर, और आपने वहां पर एक चीज गौर भी करी होगी कि जब इन लोगों को दौड़ाया जाता है ना, तो इन लोगों को एक लाइन पे नहीं खड़ा करा जाता, कोई आगे कोई पीछे कोई आगे, इस तरह से होता है, मतलब है ना। एक यहाँ पर पीछे है, फिर उसके आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरह से वहां पर खड़ा करा जाता है। ये बात आप सब ने देखी होगी, मगर फिनिश लाइन सब लोगों की एक ही जैसे होती है। जैसे अगर मैं सर्कुलर ट्रैक पर बनाता हूं इनको, है ना, मैं आपको वैसे 2 ट्रैक बताऊंगा यहाँ पर, आप दोनों ट्रैक देख लेना किस तरह से बनते हैं, है ना। अभी मैं आपको सर्कुलर ट्रैक बता देता हूँ, ठीक है। तो एक तो सर्कुलर ट्रैक हो गया जिसमें हमारे पास जो एथलेटिक्स है वो दौड़ेंगे, है ना बेटा, जो अपने एथलेटिक्स है ना वो यहाँ पर दौड़ेंगे अपने, ठीक है। तो तुम लोगों ने एक चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व भी करी होगी कि जब इनको दौड़ाया जाता है ना, तो जैसे ये इनका सर्कल बना, एक का सर्कल ये सब बनेगा, है ना, इस तरह से। तो यार यहाँ पर ना इनको जब दौड़ाया जाता है तो मान लो ये स्टार्टिंग लाइन है, तो स्टार्टिंग लाइन कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। ये क्या है, इनकी स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग लाइन है ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फिनिश लाइन जो बनाई जाएगी ना बेटा, वो रेडियली बनाई जाती है, हमेशा रेडियल। जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ तो ये रेडियल इस तरह से बनेगा, है ना, जो रेडियस के अलोंग, तो ये रेडियल। तो फिनिश लाइन हमेशा रेडियल बनाई जाती है, मगर स्टार्टिंग लाइन को रेडियल नहीं बनाया जाता। देखो रेडियल तो यहाँ पर हो रहा है ना, रेडियल तो यहाँ पर होता,
मगर वो नहीं बनाया गया। स्टार्टिंग लाइन तो ये बनाई गई, और स्टार्टिंग लाइन जब ऐसे बनाई गई तो तुम लोग ये देख पा रहे होंगे, है ना, कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो एक पर्सन तुम देखोगे तो देखो एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो एक पर्सन यहाँ, एक पर्सन यहाँ और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा। तो तुम देखोगे कि यहाँ रेडियल के हिसाब से देखें अगर अपन, तो भैया एक बंदे को यहाँ पर खड़ा करा हुआ है, एक को यहाँ पर खड़ा हुआ है, इससे आगे और उसको और आगे, इस तरह से, है ना। तो ये करना जरूरी भी होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जरूरी वो इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर खड़ा होगा, ध्यान से समझना, देखो उन सबको एक साथ एक जैसे नहीं खड़ा कर सकते हैं, है ना, उसका रीज़न भी है। और इनको इस तरह से खड़ा करा जाता है कि इनकी चली गई दूरी ना सेम मानी जाती, सेम होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सर, इसने जब चला, इसको पीछे क्यों रखा गया, पहले वाले को इसको पीछे क्यों रखा गया, क्योंकि जब ये चले ना तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, और जब ये इसको आगे क्यों रखा, क्योंकि जब ये चले इसकी जो डिस्टेंस होगी ये दोनों बराबर हो जाए। अब क्योंकि भैया इसका आर्क बड़ा है, जैसे मैंने आपको घड़ी के कांटे में बताया था कि टिप वाला ज़्यादा चलता है, एज कम्पेयर टू यहाँ वाला, सही बात है ना, टिप वाला ज़्यादा चलता है, तो टिप वाला ज़्यादा ट्रेवल करेगा ना डिस्टेंस। अगर बेटा मैं यहाँ से लूँगा इसको, तो इसको तो इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा ना फिर, सही बात है, तो उतना ज़्यादा ना चलना पड़े, इसीलिए उसको उन लोगों को आगे पीछे इस तरह से रखा जाता है, सही बात है। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और फिर इसी के साथ अपना एक ये वाला जो लेक्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आई होप यार आप लोगों को आज मज़ा तो आया होगा। लेक्चर बड़ा है, नो डाउट लेक्चर बड़ा था आज का, है ना, मगर आज आपने जो सीखा होगा ना वो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग था। इस तरह से भी ट्रैक बनाए जाते हैं, है ना, इस तरह से ट्रैक बनाते हैं। और इन ट्रैक्स पे क्या होता है ना कि इनको खड़ा करा इस तरह से जाता है, खड़ा इस तरह से करा जाता है ना, इस तरह से इनको खड़ा करा जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़ा करा जाता है, ठीक है। इनकी रेडियल डायरेक्शन ये रही, मगर इनको इस तरह से खड़ा करा गया, ये वाला और आगे रखा गया ऐसे, है ना। मगर इनकी फिनिशिंग लाइन ना हमेशा इस तरह से बनाई जाती है, ऐसे, ये इनकी फिनिशिंग लाइन है ना, ये इनकी फिनिशिंग लाइन है। मान लो ये अपने पास 400 मीटर हो गया, ये 800 मीटर की दौड़ हो गई, है ना, तो इस तरह से इनकी फिनिशिंग लाइन होती है, मगर स्टार्टिंग लाइन इनकी अलग अलग रखी जाती है, और वो इस तरह से बनाई जाती है कि ये यहाँ पर सबके इसमें देखा जाए तो सेम डिस्टेंस पर हो, वो एकदम मेजर होती है पहले से। क्लियर हो गया। तो आज आपको वो ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया कि एथलेटिक्स में जब ये रनिंग ट्रैक होते हैं जो हमारे, तो उसमें ऐसा भेदभाव क्यों, वो भेदभाव नहीं है, एक्चुअली वो इक्वल बनाने के लिए वो रखा गया है। हमें दिखने में जरूर लगता है कि यार जो आगे है तो वो तो सर जीत जाएगा ना, ऐसा नहीं है। वो जो आगे है ना तो उसको डिस्टेंस भी उतनी चलना पड़ेगी फिर, है ना, उसका ट्रैक ज़्यादा बड़ा लगेगा। फिर आगे रखा गया है मगर उसका ट्रैक भी तो बड़ा है ना, एज कम्पेयर टू यू तुम्हारे लिए ट्रैक कम हो गया, सही बात है ना, इसलिए तुमको इसलिए पीछे रखा गया था। क्लियर, सब क्लियर। तो देखो भैया अभी अपन ने पढ़ लिए हैं 7 केसेस, एक जो लास्ट 8वां केस है बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। 8th वाला केस बहुत 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 स्पेशल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब रेडी रखना अपने आप को, ये जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ लिया हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये 7 केस बहुत अच्छे से पकड़ में आ गए, सब कुछ अच्छे से आ गया है, तो 8वां केस आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है, बहुत, आप उसको फील कर पाओगे। और मैं आप लोगों से यार हमेशा एक बात यही कहूँगा कि सर्कुलर मोशन में आप थोड़ा सा ऐसा रखना अपने आप को कि आप इसको ना 2 बार पढ़ा करो। एक बार तो जब आप नोट्स बना रहे हो तब पढ़ लो, और एक बार जब नेक्स्ट लेक्चर आ रहा हो उससे पहले रिवीजन करके रखो कि हाँ यार ये इसके बाद ये पढ़ा है, इसके बाद ये पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लो खुद से, और फिर बाद में आप ये लेक्चर देखा करो। तो जब आप इसको 2 बार देखोगे ना तो बेटा आपके जो दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी, मतलब बहुत परफेक्टली, फिर आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है क्या, मतलब 2 बार रिवीजन चाहिए अपने को। एक तो भैया लिख रहे हैं तब, और एक कब, जब हमने लेक्चर पढ़ना है नेक्स्ट वाला उसके जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले अपन उसके पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज कर लें। और हम तो भैया क्लास में भी सभी बच्चों को यही कराते थे, हम सीरियसली बता रहे हैं, हम क्लास में भी सब बच्चों को यही कराते थे हमेशा, ठीक है, और उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा भी रहा है। क्लियर। तो चलो भैया आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो 8th स्पेशल केस और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं वहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे अपने। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।